Hello and welcome everyone. This is Professor Siddharth Surana. I hope you guys are doing good. और मैं तो हमेशा मस्त ही रहता हूँ. After all the glorious results, time to go ahead because a good past does not necessarily mean a good future. We will have to work for it. So welcome to episode number 3, revision cum amendments for May 21 and November 21, हिंदी इंग्लिश मिक्स वर्जन. हमारे टेक्स्ट बुक के ऑर्डर में आगे चलेंगे. लास्ट एपिसोड में हमने डिविडेंड स्ट्रिपिंग तक चैप्टर नंबर 10 तक खत्म किया था, तो अब आगे चलेंगे. सम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमारे सामने आने वाले. सबसे पहले वी हैव अ चैप्टर असेसमेंट ऑफ फॉर्म्स इंक्लूडिंग एलएलपी. माइंड यू, ये रिवीजन कम अमेंडमेंट लेक्चर है, तो इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं होगी. जल्दी से प्रोविजन बताया जाएगा. एवरी टैक्स प्रोविजन एप्लीकेबल टू पार्टनरशिप फॉर्म यहां पे डिस्कस किया. इनकम टैक्स के पहले सेक्शन से लगाकर इनकम टैक्स के लास्ट सेक्शन तक पार्टनरशिप के बारे में अगर कहीं पर भी कुछ भी बोला गया या लिखा गया है, तो दैट इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड ओवर योर असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स. फर्स्ट चैप्टर से लगाकर लास्ट चैप्टर तक क्या क्या चीजें हमको डिस्कस करनी. सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म इज एन असेसी. पार्टनरशिप फर्म इज एन, तभी तो हम लोग असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म कर रहे हैं. एंड एलएलपी विल आल्सो बी कवर्ड हियर बिकॉज एवरी इनकम टैक्स प्रोविजन एप्लीकेबल टू फर्म विल आल्सो बी एप्लीकेबल टू एलएलपी. सिर्फ एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस इन कोर्स ऑफ द चैप्टर हम लोग देख लेंगे. सेकेंडली, पार्टनरशिप फर्म का जो टैक्स रेट होगा, दैट बेसिक टैक्स रेट इज गोइंग टू बी फ्लैट रेट ऑफ 30%. नो बेसिक एग्जेम्पशन, नो स्लैब रेट्स. एवरी रुपी विल बी टैक्स्ड एट फ्लैट रेट ऑफ 30%. इस अकेले असेसी को देयर इज नो ओल्ड रेजिम न्यू रेजिम. मींस इंडिविजुअल, एचयूएफ, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, सबके लिए ओल्ड रेजिम न्यू रेजिम है. पार्टनरशिप फर्म एक ही है. अच्छा है, एक ही सॉल्व करना होगा. बेसिक टैक्स फ्लैट रेट ऑफ 30%. सरचार्ज विल कम ओनली व्हेन द इनकम इज एक्सीडिंग रुपीज 1 करोड़. 1 करोड़ के बाद में 12% सरचार्ज. एक ही रेट है, उसके बाद आपका 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ कुछ भी क्रॉस होएगा. 1 करोड़ के बाद 12% टिल इन्फिनिटी एंड 4% आपका एजुकेशन सेस. वो तो हमेशा आता ही है वैसे भी. सो 30, 1 करोड़ के बाद 12% सरचार्ज, एंड सरचार्ज आए कि नहीं आए, 4% एजुकेशन सेस. बेसिक टैक्स रेट 30, सरचार्ज 12%, एचईसी 4%. दैट्स द ओनली टैक्स रेट एप्लीकेबल टू पार्टनरशिप फर्म. फर्म एंड एलएलपी बोथ आर गोइंग टू बी डिस्कस्ड हियर. पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग वही जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में होता है, एंड एलएलपी का मीनिंग वही जो एलएलपी एक्ट के अंदर होता है. नेक्स्ट, इफ आई टॉक अबाउट द रेसिडेंशियल स्टेटस, अगर एक भी डिसीजन इंडिया में हुआ तो रेसिडेंट होगा. अ फर्म विल बी नॉन रेसिडेंट इफ ऑल द डिसीजंस हैव टेकन प्लेस आउटसाइड इंडिया. नेक्स्ट, इफ आई टॉक अबाउट अ चैप्टर कॉल्ड एग्जेम्प्ट इनकम. देखिए, इनकम टैक्स के पहले चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक फर्म के बारे में कुछ भी आएगा, दैट विल बी टॉट ओवर हियर. तो एवरीथिंग अबाउट पार्टनरशिप फर्म में नेक्स्ट चैप्टर इनकम टैक्स का आता है, एग्जेम्प्ट इनकम. वहां से वी आर टेकिंग सेक्शन 10 सब सेक्शन 2A या क्लॉज 2A बोलिए. शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड बाय अ पार्टनर फ्रॉम अ फर्म विल बी एग्जेम्प्ट. लॉजिक इज वेरी सिंपल. फर्म हैज ऑलरेडी पेड टैक्स. तो अगर सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ये सब दिया, दैट इज रेम्यूनरेशन या इंटरेस्ट दिया, इसका फर्म डिडक्शन लेगा तो पार्टनर के लिए टैक्सेबल होगा, बट टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी बिकॉज उसका बिजनेस है, वो यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं है. only the share of profit will be exempt and the remaining 6 will be taxable. Simple logic. शेयर ऑफ प्रॉफिट पे फर्म ने टैक्स भरा है, बाकी 6 पे फर्म ने डिडक्शन लिया है. सो पार्टनर के लिए शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी टैक्सेबल, शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी एग्जेम्प्ट, और बाकी सब होएगा आपका टैक्सेबल. नेक्स्ट आगे जाएंगे, एक चैप्टर है इनकम फ्रॉम सैलरी. नाउ वी आर गोइंग टू हेड्स ऑफ इनकम. सैलरी के अंदर क्लियरली बोला हुआ है कि अगर कोई पार्टनर को फर्म से सैलरी मिलती है, एनी सैलरी रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम फर्म, भले उसका नाम कुछ भी होने दो, विलियम शेक्सपियर, व्हाट इज देयर इन अ नेम, ही इज नॉट एन एम्प्लॉय, देयर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप. और क्योंकि यहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, सो शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड विल बी एग्जेम्प्ट. उसके अलावा कुछ भी मिला तो फर्म विल टेक डिडक्शन, पार्टनर के लिए टैक्सेबल रहेगा, लेकिन सैलरी विल बी ऑल्सो टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी बिकॉज ये उसका बिजनेस है, यहां पे वो एम्प्लॉय नहीं है. नेक्स्ट, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कुछ ऐसे स्पेसिफिक या पर्टिकुलर नहीं दिया है, तो वी विल कम टू प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन. पीजीबीपी के 2 पॉइंट है. पहला पॉइंट, दैट ये अदर देन शेयर ऑफ प्रॉफिट, दैट इज सैलरी, कमीशन, बोनस, इसको बोलते हैं रेम्यूनरेशन, एंड ऑल्सो द इंटरेस्ट, ये सब फर्म विल टेक डिडक्शन, पार्टनर विल पे टैक्स. खाली शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, फर्म टैक्स भरेगा, पार्टनर एग्जेम्प्ट. बाकी सब फर्म विल टेक डिडक्शन, पार्टनर विल पे टैक्स. नाउ देयर इज अ डिफरेंस इन टैक्स रेट. Firm falls in flat 30, partners fall in slab rate, so firm will have tendency ज्यादा पे करने का. इसलिए the most
इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ द चैप्टर, सेक्शन 40B, जहां पर फर्म के रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट के ऊपर एक लिमिट लगेगा. दोस लिमिट्स विल बी टॉट टू यू बाय द एंड ऑफ दिस chapter. And the second provision of PGBP 44AD, very very important. When I started the chapter I told you normal firm और partnership में एक difference है, that partnership firm को 44AD presumptive taxation मिलेगा, लेकिन LLP को 44AD presumptive taxation नहीं मिलेगा. Presumptive taxation 44AD where 8% of your turnover is offered as PGBP, वो टैक्स रेट नहीं होता है, वो PGBP होता है. और अगर आपका अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक मोड में पैसा रिसीव हुआ है इन these three modes up to the due date of return filing, then it will become 6%. In fact, outstanding will also go in 8%. Outstanding on due date of return filing. That facility is available to resident individual. अभी हम लोग फर्म का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो फिलहाल के लिए रेलेवेंट नहीं है, पीजीबीपी में रेलेवेंट होगा. रेसिडेंट एचयूएफ अगेन यहाँ पे रेलेवेंट नहीं है. रेसिडेंट फर्म मतलब नॉन रेसिडेंट को नहीं मिलेगा, एक्सक्लूडिंग एलएलपी. मींस एलएलपी रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, उसको 44AD का प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, एलएलपी को 44AD प्रिजम्पटिव टैक्सेशन नहीं मिलेगा. आई होप वी आर क्लियर ऑन दिस. ओके, सो पीजीबीपी के 2 पॉइंट है. फर्म के ऊपर 40B का लिमिट लगेगा, एंड सेकेंडली 44AD इज नॉट अवेलेबल टू एलएलपी. 40B के लिमिट्स चैप्टर के एंड में अलग से पढ़ें. नेक्स्ट 45(3) ट्रांसफर ऑफ एसेट बाय पार्टनर टू फर्म. अगर पार्टनर टू फर्म है तो वैल्यू रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दैट इज अग्रीड वैल्यू को सेलिंग प्राइस लिया जाएगा फॉर कैपिटल गेन पर्पस. एंड 44(4) में अगर 45(4) में अगर फर्म ने अपने पार्टनर को एसेट ट्रांसफर किया तो फेयर मार्केट वैल्यू. 45(3) पार्टनर टू फर्म अग्रीड वैल्यू. 45(4) फर्म टू पार्टनर फेयर मार्केट वैल्यू. टू प्रोविजंस ऑफ कैपिटल गेन. देन सेक्शन 78 में बोला है अगर आउटगोइंग पार्टनर का कोई भी लॉस है, एनी लॉस परटेनिंग टू आउटगोइंग पार्टनर, वो फर्म के लिए लैप्स हो जाएगा, एक्सक्लूडिंग अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन. हम लोग ये मान के चलेंगे कि पार्टनर गया अपना लॉस लेके गया, बट एसेट हमारे पास ही है. सो लॉस ऑफ एन आउटगोइंग पार्टनर, सो वॉट एवर इज द टोटल लॉस, उसमें आउटगोइंग पार्टनर का जो शेयर है वो, उसमें भी नॉट अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, लॉस अदर देन अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन ऑफ आउटगोइंग पार्टनर शैल लैप्स, क्योंकि हम मानेंगे कि वो चला गया, अपना लॉस लेके गया. वैसे भी ही हैज टू कंट्रीब्यूट, जो भी नेगेटिव बैलेंस इन इस कैपिटल है वो कंट्रीब्यूट करके ही जाएगा, या फिर सर्वाइविंग पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करेंगे, तो फर्म का कोई लॉस है भी नहीं. लॉस ऑफ एन आउटगोइंग पार्टनर एक्सक्लूडिंग अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन शेयर लैप्स. क्या पार्टनर को अपने पर्सनल असेसमेंट में कैरी फॉरवर्ड मिलेगा? नो, बिकॉज प्रॉफिट होता है तो तू टैक्स भरता है क्या? नहीं. प्रॉफिट पे टैक्स भरता है क्या? नहीं. तो लॉस का भी तुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा. ओके, नेक्स्ट आई ऑलरेडी टोल्ड यू बेसिक टैक्स फ्लैट रेट ऑफ 30%, सरचार्ज आफ्टर 1 crore 12%, HEC 4%. While this is the tax rate applicable to a partnership firm, please remember that 111A stock market का short term capital gain, 112A stock market का long term capital gain, and 112 all other long term capital gain other than stock market, jewelry, land, residential house, gold, anything, ये तीनों अवेलेबल होगा. मींस दी स्पेशल रेट्स विच आर कंपलसरी फॉर ऑल एसएससी. तो जो भी फर्म का एनटीटीआई होगा उस एनटीटीआई को हम लोग पार्ट में डिवाइड करेंगे. दी स्पेशल रेट्स विल अप्लाई. स्पेशल रेट्स को अलग, इनफैक्ट कैजुअल विनिंग्स वगैरह भी हुआ तो. और जो नॉर्मल इनकम है ना, वो नॉर्मल इनकम पे ये वाला रेट लगेगा 30%, 12% सरचार्ज इफ दी एनटीटीआई इज मोर देन 1 crore, एंड देन 4% HEC. वैसे भी सरचार्ज तो हम लोग बाद में ही लगाते हैं. वी कैलकुलेट बेसिक टैक्स ऑन दिस, वी कैलकुलेट बेसिक टैक्स ऑन दिस, एंड देन अगर ये 1 crore से ज्यादा है तो टोटल के ऊपर इन दोनों को ऐड करके बेसिक टैक्स लेते हैं. देन वी विल ऐड सरचार्ज एंड देन वी विल ऐड HEC. ओके, चलिए सेक्शन 184. अगर आप अपने आप को फर्म बोलना चाहते हो, यू वांट टू कॉल सर मैं फर्म, मैं फर्म, मैं फर्म, मैं फर्म, मैं फर्म. अगर तू अपने आप को फर्म बोलना चाहता है ना, तो 3 कंडीशंस. फर्स्ट, योर पार्टनरशिप डीड शुड बी इन राइटिंग. अगर तू अपने आप को फर्म बोलना चाहता है, खाली मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता है भाई, मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता है. इफ यू वांट टू कॉल योरसेल्फ अ फर्म, तो पहला कंडीशन, देयर हैज टू बी अ पार्टनरशिप डीड इन राइटिंग. सेकंड, शेयर ऑफ पार्टनर शुड बी मेंशन, इट नॉट नीड नॉट बी इन परसेंटेज या रेशियो, इट कैन बी फिक्स्ड अमाउंट ऑल्सो, लेकिन शेयर ऑफ प्रॉफिट मेंशन होना चाहिए. एंड कॉपी ऑफ डीड शुड बी गिवन टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. हम लोग फॉर्म रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दे देते, तो फर्स्ट रिटर्न तक वेट नहीं करते हैं. एंड फिर आया सेक्शन 185. ये बिक गई है गवर्नमेंट, ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे. ये बोलता है दैट इवन इफ यू डोंट सैटिस्फाई द कंडीशंस गिवन इन सेक्शन 184, यू आर स्टिल गोइंग टू बी कॉल्ड अ फर्म. कंडीशन सैटिस्फाई नहीं भी किया, देन आल्सो यू आर अ फर्म, बट यू विल नॉट गेट 40B का डिडक्शन. नॉर्मली किसी भी पार्टनरशिप फर्म को विद इन द 40B का लिमिट डिडक्शन मिलता है.
और जितना फर्म को डिडक्शन मिला उतना पार्टनर के लिए टैक्सेबल हो जाता है। यहां पे अगर आपने ये कंडीशन वायोलेट किया तो 40 अब फर्म रहेगा तो सुनिए, फॉर ऑल अदर पर्पसेस बेसिक टैक्स फ्लैट 30%, 45(3), 45(4) का जो रूल आया था, ऊपर जो 78 का रूल आया था, 44(AD) वाला रूल आया था, एवरीथिंग एल्स यू आर अ फर्म, यू आर अ फर्म, यू आर अ फर्म, यू आर अ फर्म, लेकिन आपको 40B का डिडक्शन नहीं मिलेगा। मतलब एओपी जब भी अपने मेंबर को रेम्यूनरेशन या इंटरेस्ट देता है तो एओपी को डिडक्शन नहीं मिलता है, तो सेम चीज अभी हम लोग फर्म को भी लगाएंगे, द फर्म विल नॉट गेट 40B डिडक्शन। एंड ऑब्वियसली अगर फर्म को 40B डिडक्शन नहीं मिलेगा तो पार्टनर के लिए कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। तो कोई को बोलता है सर डिडक्शन मिलेगा तो पार्टनर टैक्स भरेगा, नहीं मिलेगा तो फर्म टैक्स भरेगा, तो फर्क क्या पड़ा? फर्क पड़ा रेट ऑफ टैक्स में ना। फर्म का रेट ऑफ टैक्स और पार्टनर का रेट ऑफ टैक्स अलग है ना, फर्क वहां पड़ा। फर्म वोंट गेट डिडक्शन, पार्टनर विल नॉट बी पेइंग टैक्स। इन इफेक्ट these conditions have to be fulfilled not to call yourself a firm. You can call yourself a firm even by dissatisfying the condition, but to get your 40B ka deduction. Next two concepts, change in constitution and succession. When one or more partner is admitted or one or more partner leaves the firm, at least one old partner should continue. At least one old partner should continue, then it will be change in constitution. Or if there is change in profit sharing ratio, that also will be change in constitution. That also will be change in constitution. Then what is succession? Anything which is not change in constitution. That means all the partners are new partners. Then it will be succession. That means if there is minor change, तो वो change in constitution होगा. And all the partners change हो रहा है तो सक्सेशन होगा। सक्सेशन में 2 असेसमेंट होता है क्योंकि ओल्ड फर्म और न्यू फर्म को अलग अलग फर्म माना जाता है। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही असेसमेंट होता है, ओल्ड फर्म और न्यू फर्म को एक ही फर्म माना जाता है। नेक्स्ट सेक्शन 188 ए जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी। व्हेनेवर देयर इज एनीथिंग पेएबल, टैक्स इंटरेस्ट कौन भरेगा? पार्टनर। कौन सा पार्टनर? ऑल पार्टनर्स आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल। आप ये नहीं बोलेगा सर मेरे पीएसआर में दू क्या, किसी एक को पकड़ के पूरा रिकवरी हो सकता है। वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल, joint and several. So who is liable to pay tax in a firm? Partner. Which partner? Joint and several. Everybody is responsible for the total amount. किसी एक से भी पूरा वसूल हो सकता है। लेकिन अगर कोई पार्टनर मर गया तो उसका लीगल हेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, बट मैक्सिमम लायबिलिटी ऑफ लीगल हेयर विल बी टू द एक्सटेंट ऑफ इनहेरिटेंस। लीगल हेयर का कभी भी इनहेरिटेंस से ज्यादा लायबिलिटी नहीं होगा। तो 4 पॉइंट याद रखने का। क्या? Who is liable? Partner. Which partner? Joint and several. Deceased partner legal hair. Maximum liability inheritance. And what about अगर फर्म का डिसोल्यूशन हो गया है? तो डिसोल्यूशन हो भी गया है तो कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोसीडिंग, मतलब तुम्हारा कोई केस चल रहा है, या अगर कोई भी फ्रेश प्रोसीडिंग, मतलब आपका अगर कोई टैक्स भर दिया है, ऑर्डर आ गया और टैक्स भरना बाकी है, या ऑर्डर ही नहीं आया है अभी तक, इन बोथ केसेस द डिसॉल्व्ड फर्म, in both cases the dissolved firm will be deemed to be in existence. Means तुमने डिसोल्यूशन किया होगा लेकिन हम मानेगा ही नहीं कि तुम्हारा डिसोल्यूशन हुआ है। The dissolved firm will be deemed to be in existence and we will recover the money from the dissolved firm. Like फर्म चालू होता था तो कैसे निकालते थे? Joint and several, one is responsible for all, deceased partner legal hair, maximum liability inheritance। हम लोग डिसोल्यूशन के बाद भी ठीक उसी तरीके से आपका पैसा रिकवर करेंगे। देन सेक्शन 167C में एक एलएलपी के पार्टनर को फैसिलिटी दी। ठीक है, टिल नाउ वी हैव बीन सेइंग दैट एलएलपी में भी यू हैव जॉइंट एंड सेवरल, एवरीथिंग इज सेम, जॉइंट एंड सेवरल, जॉइंट एंड सेवरल, जॉइंट एंड सेवरल, जॉइंट एंड सेवरल। तो एलएलपी वाला बोलता है कि सर फिर एलएलपी खोलने का फायदा क्या? तो सुन, अगर तूने प्रूव कर दिया दैट द लायबिलिटी इज नॉट ड्यू टू योर नेग्लिजेंस, मिसकंडक्ट, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, योर नेग्लिजेंस, मिसकंडक्ट, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, अगर तूने प्रूव कर दिया तो फिर you will be absolved and this facility is available only to partner of LLP, not available to partner of normal partnership firm। ये खाली LLP के पार्टनर के लिए अवेलेबल है, नॉर्मल फर्म के पार्टनर को ये फैसिलिटी नहीं मिलेगा। अगर कोई भी इनकम मिलती है आफ्टर डिसोल्यूशन, फर्म तो अभी है ही नहीं, कौन रिसीव करेगा? जो उस टाइम पार्टनर था, वी कॉल इट अर्स्टवाइल पार्टनर। विल इट बी टैक्सेबल? ऑब्वियसली यस। अंडर विल इट बी टैक्सेबल? यस। फॉर हुम? अभी तो फर्म नहीं है। लिसन, वी सेड द डिसॉल्व्ड फर्म विल बी डीम्ड टू बी इन एग्जिस्टेंस, लेकिन ये किस पर्पस के लिए? अगर तुम्हारा पहले का कुछ बाकी है तो, अगर पहले का कुछ बाकी है तो डिसॉल्व्ड फर्म विल बी डीम्ड टू बी इन एग्जिस्टेंस। देयर कैन नॉट बी अ न्यू इनकम दैट इज गोइंग टू बी क्रिएटेड एंड thus it will be taxable for the receiving partner in the hands of the receiving partner under the head income from other sources, क्योंकि अभी बिजनेस बंद हो गया। लास्ट वी कम टू 40B, द मोस्ट इंपॉर्टेंट
प्रोविजन वेयर यू हैव बीन गिवन डिडक्शन का लिमिट्स, डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट दिया है एंड देन डिडक्शन फॉर रेम्यूनरेशन दिया है. सो इंटरेस्ट का लिमिट अलग है एंड सैलरी, बोनस, कमीशन ये सब को हम लोग रेम्यूनरेशन के अंदर कवर कर लेंगे. सो इंटरेस्ट के लिए द डिडक्शन इज गोइंग टू बी लीस्ट ऑफ एक्चुअल इंटरेस्ट अमाउंट एज पर डीड और 12% पर एनम. सिंपल इंटरेस्ट आप वर्किंग को या नॉन वर्किंग को किसी को भी दोगे तो चलेगा. अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी लगाया तो सामने सामने कैंसिल नहीं होएगा. नो सेटिंग ऑफ ऑपोजिट ऑब्लिगेशन. एंड अगर आपने पार्टनर के एचयूएफ को या स्पाउस को या किसी और को दिया तो वो लिमिट के लिए कैलकुलेट नहीं होगा. ओनली वॉट एवर इज पेड टू द पार्टनर एक्चुअल एज पर डीड और 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विच एवर इज लोएस्ट. एंड इफ वी टॉक अबाउट द सेकेंड लिमिट दैट इज फॉर रेम्यूनरेशन. ये सैलरी, बोनस, कमीशन इन सबको एक वर्ड में बोलेगा तो रेम्यूनरेशन. और ये सिर्फ वर्किंग पार्टनर को दिया तो अलाउड है. एनीथिंग पेड टू नॉन वर्किंग पार्टनर विल बी फुल्ली डिसअलाउड. नॉन वर्किंग पार्टनर फुल्ली डिसअलाउड. वर्किंग पार्टनर के लिए लिमिट होएगा अगेन एक्चुअल अमाउंट एज पर डीड या द लिमिट गिवन इन 40B इज अगर आपका बुक लॉस हुआ है तो फ्लैट 1,50,000 और अगर आपका बुक प्रॉफिट हुआ है तो फर्स्ट 3 लाख का 90% एंड बैलेंस का 60%. बट क्योंकि यहां पे भी 150 होता है तो यहां पे भी 150. सो इन केस ऑफ बुक लॉस 1,50,000 फ्लैट. इन केस ऑफ बुक प्रॉफिट first 3 lakh 90%, balance 60%, but this also won't go below 1,50,000. Mind you, this is only the third limit. कोई बच्चा ओवर एक्साइटमेंट में जब उसको बुक लॉस मिलता है, बुक लॉस आ गया 150, लेकिन पागल अगर एक्चुअल रेम्यूनरेशन 10,000 ही था तो एक्चुअल डीड या ये तीसरा वाला विच एवर इज लोएस्ट रहता है. मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड था, एक्साइटमेंट में पेन गिर गया आज से. एक्चुअल डीड या ये तीसरा वाला आपको जो बुक लॉस की वजह से 150 मिला है, दैट्स ओनली द थर्ड लिमिट. यू हैव टू कंपेयर विद द फर्स्ट टू एंड इन तीनों में से विच एवर इज लोएस्ट विल बी योर डिडक्शन. ओके. एंड ऑब्वियसली द बुक प्रॉफिट कैलकुलेशन विल बी एज फॉलोज. आपको पीजीबीपी का सारा एडजस्टमेंट करना है. ऑल एडजस्टमेंट. सो नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल, एड expenses which are debited and disallowed, incomes which are taxable but not credited. Then लेस साइड के ऊपर भी 2 पॉइंट आएगा. expenses which are allowed but not debited, incomes which are credited but they are not taxable. ये पीजीबीपी के एडजस्टमेंट. अब इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन जो भी एज पर बुक से पूरा डिसअलाउ कर दो, एक बार के लिए पूरा डिसअलाउ कर दो. और इंटरेस्ट तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, एक्चुअल डीड और 12% which is lower, उसको माइनस भी कर दो. डू एवरीथिंग. खाली एक चीज बची है, रेम्यूनरेशन वाला लेस. रेम्यूनरेशन भी एज पर बुक्स जो ऐड करना था वो भी कर दिया, खाली जो अलावेबल रेम्यूनरेशन है उसको माइनस करना बाकी है. एवरीथिंग एल्स इज ओवर. दैट अमाउंट विल बी कॉल्ड योर बुक प्रॉफिट. दैट विल बी योर बुक प्रॉफिट. अगर लॉस है तो फ्लैट 150, प्रॉफिट है तो फर्स्ट 3 लाख 90%, बैलेंस 60%, बट नेवर लेस देन 150. और ये तीसरा लिमिट है, कंपेयर विद एक्चुअल एंड डीड विच एवर इज लोएस्ट आपका आंसर आएगा. ओके. केस लॉज आर देयर. ये स्टॉक वैल्यूएशन के ऊपर है. अगर फर्म डिसॉल्व हुआ है, अभी वैसे भी स्टॉक वैल्यूएशन का डिसोल्यूशन का जो केस लॉज है विथ आईसीडीएस ऑलरेडी बिकम एप्लीकेबल. अगर एक बार फर्म का डिसोल्यूशन हो गया, फर्म का या एओपी को भी अप्लाई करेगा आईसीडीएस 2, देन वेदर यू कंटिन्यू और यू डिसकंटिन्यू, स्टॉक विल बी वैल्यूड एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू. स्टॉक विल ऑलवेज बी वैल्यूड एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू. एंड जो चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सक्सेशन था उसमें डेथ केसेस में लॉ वाज साइलेंट, तो it was held that by Supreme Court, Empire Estate and IN Narappan and Company, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है then it will be considered as dissolution, मतलब सक्सेशन हो गया. एंड पार्टनरशिप डीड साइलेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड में लिखा है कोई एक पार्टनर मर गया तो सर्वाइविंग पार्टनर्स विल कंटिन्यू, then it will amount to change in constitution. That's Allahabad High Court. So we have case laws on that also, and that was our first chapter for the day, partnership. Important chapter and all the chapters आज के लेक्चर के सारे चैप्टर ना काफी इंपॉर्टेंट है. So without wasting any time, quietly we will go ahead. Next, assessment of charitable and religious trust. देखिए जो टेक्स्ट बुक से रिक्वायर्ड होएगा ना वो चीज़ को ही मैं आपके टेक्स्ट बुक के अंदर मार्किंग या वो करूंगा. लेट मी रिमाइंड यू दैट दीज आर रिविजन लेक्चर. आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग एनीथिंग. ये जो पार्टनरशिप का चैप्टर मेरा 18-19 मिनट के अंदर खत्म हुआ है ना, ये 2 लेक्चर लगता है, 6 घंटा लगता है क्लास में पढ़ाने को. If I have to teach this chapter in a class, I take 6 hours to teach. I have completed work of 6 hours in 18-19 minutes. Let me remind you that these are revision lectures. ये भी मैं ज्यादा टाइम लेके डिटेल में करा रहा हूँ, टेक्स्ट बुक खोल रहा हूँ. लास्ट ईयर का अगर रिविजन के लेक्चर देखोगे तो मैं बिना टेक्स्ट बुक खोले ऐसे ही अकेला आता था, बुक कुछ नहीं, कुछ भी
ऐसे ही बैठ के एक प्रोविजन बोलता गया नॉन स्टॉप। तो स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया सर थोड़ा और डिटेल में होगा तो हमको ज्यादा मजा आएगा, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में कर रहा हूँ। इसमें एक ही माइनस पॉइंट है दैट वो 3 घंटे में जब रिवीजन लेक्चर खत्म होता था ना, तो आप एग्जाम के एक दिन पहले पूरा लेक्चर देख सकते थे, 3 घंटा मैनेज हो जाता था। बट इफ आई मेक 10-12 आवर्स का रिवीजन लेक्चर, then I think it is not possible. I would not suggest also one day before your exam. भले आपको लग रहा होगा सर पूरा चैप्टर रिवाइज, लेकिन मैं कहीं ना कहीं कंफर्टेबल नहीं हूं बिकॉज दैट लास्ट डे इज फॉर सेल्फ स्टडी। दिस आई हैव बीन सेइंग इन ऑल माय पास्ट वीडियोस आल्सो। पहले के भी वीडियो देखो, आपको पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आई विल टेक यू वेरी क्विकली टू द चैप्टर पब्लिक चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट, प्लस इस चैप्टर के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स भी है। So we will be talking about those amendments as well while we go about this chapter. Religious trust operates for religious purpose not defined. Charitable trust operates for charitable purpose which has been defined in an inclusive manner. Relief for the poor, education, yoga, medical relief, preservation of environment जिसमें wildlife, watershed, forest आता है, या preservation of object or monument of artistic or historic interest and advancement of any other object for general public utility. लेकिन इस advancement वाले खाली इस last category में अगर आप कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो, बाकी सब में करोगे कमर्शियल एक्टिविटी चलेगा, खाली प्रॉफिट शुड बी यूज फॉर चैरिटी, प्रॉफिट शुड बी यूज फॉर चैरिटी। इस एडवांसमेंट वाले में भी प्रॉफिट हैज टू बी यूज्ड फॉर चैरिटी, मगर 2 एक्स्ट्रा कंडीशन है। एक तो सच कमर्शियल एक्टिविटी शुड बी इन कोर्स ऑफ डूइंग योर चैरिटी, मतलब आपकी चैरिटी से रिलेटेड एक्टिविटी होनी चाहिए। एंड सेकेंड, द टोटल रिसीट्स फ्रॉम कमर्शियल एक्टिविटी शुड नॉट एक्सीड 20% ऑफ योर टोटल रिसीट। कमर्शियल रिसीट शुड बी मैक्सिमम 20% ऑफ योर टोटल रिसीट। ये कंडीशन खाली एडवांसमेंट के लिए। तो बाकी सबके लिए इंक्लूडिंग एडवांसमेंट, ये है बाकी सबके लिए इंक्लूडिंग एडवांसमेंट, व्हाट इज द ओनली कंडीशन? प्रॉफिट शुड बी यूज्ड फॉर चैरिटी। मगर एडवांसमेंट को 2 एक्स्ट्रा कंडीशन, व्हाट आर द 2 एक्स्ट्रा कंडीशन? रिलेटेड होना चाहिए एंड मैक्सिमम 20%। तो ये था आपका चैरिटेबल पर्पस। इफ यू डू दिस देन यू बिकम चैरिटेबल ट्रस्ट। एंड रिलीजियस पर्पस को तो यहाँ पे डिफाइन ही नहीं किया। सो रिलीजियस ट्रस्ट इज दैट ट्रस्ट विच ऑपरेट्स फॉर रिलीजियस पर्पस नॉट डिफाइंड। सो कॉमन सेंस से चलेंगे। Charitable trust is a trust which operates for charitable purpose which has been defined in an inclusive manner. This is your definition. एक बार आपने ये कर लिया तो आप ट्रस्ट तो बन गए, लेकिन आपको एग्जेम्पशन मिलना चालू नहीं होएगा। एग्जेम्पशन जो इस चैप्टर में दिया है भिखारी वाला 15%, फॉर दैट मतलब 85% इनकम टैक्सेबल है, लेकिन उसके पहले आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी सर्टन कंडीशंस। सो व्हाट आर द कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड व्हिच विल इंक्लूड सम अमेंडमेंट्स आल्सो। व्हाट आर द कंडीशंस? सबसे पहले द ट्रस्ट मस्ट बी registered under section 12A. It has to be a registered trust. कमिश्नर के पास जाके आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एंड वंस यू आर रजिस्टर्ड अंडर 12AA, और इस बार एक नया सेक्शन आया, पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आगे वो डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा बीइंग एन अमेंडमेंट। लेकिन अगर मैं आपको शॉर्ट में बोलूं एट द कमेंसमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, शॉर्ट में बोलूंगा तो कंडीशन सिर्फ इतना समझ लीजिए। आज के पहले कभी भी चैरिटेबल ट्रस्ट को मिलता था तो वो लाइफ टाइम रजिस्टर्ड, एक बार रजिस्ट्रेशन ले लिया बाद में जो मर्जी करो, कोई दिखता ही नहीं है, कुछ भी करो। थाउजेंड्स ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट इन इंडिया आर क्रिएटेड ओनली फॉर टैक्स इवेजन पर्पसेस, कोई ध्यान ही नहीं रखता है। मोदी जी बोले #swag #ठग लाइफ। वाह मोदी जी वाह। इंडिया में जितना भी चैरिटेबल ट्रस्ट है, कश्मीर टू कन्याकुमारी, गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, all of them will have to take fresh registration. All your registrations void. Go kill yourself. सबका registration void. Every trust in the country will have to take fresh registration. और आज के बाद कोई भी ट्रस्ट को हम रजिस्ट्रेशन देंगे तो उसकी वैलिडिटी मैक्सिमम 5 साल रहेगी। उसके बाद में वो ट्रस्ट को वापस रिन्यू कराना पड़ेगा, और जब रिन्यू कराने आएगा तो हम पूछेगा भाई क्या किया तूने 5 साल, किया क्या? अभी क्या होता था, एक बार रजिस्ट्रेशन लिया था, काम करो कि मत करो, मजा करो, कोई देखता ही नहीं है। पहले तो तुम ये बताओ तुम इतने साल से क्या कर रहे हो, और अब हमको हर 5 साल में आके बताओ तुम इतना साल से क्या कर रहे हो। वी आर कंप्लीटली चेंजिंग द रजिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट, और उसके लिए नया सेक्शन लाया 12A जो आगे हमारे डिस्कशन के अंदर आएगा। तो अभी के लिए आप ये समझ जाइए कि रजिस्ट्रेशन एग्जिस्टिंग 12AA में होता था प्रोसीजर, और अब 12AB करके नया सेक्शन भी आया है। सबसे पहला कंडीशन इज दैट अ चैरिटेबल ट्रस्ट हैज टू बी रजिस्टर्ड वेदर इन द एग्जिस्टिंग सेक्शन जो अभी रिन्यू कराएंगे, या वेदर इन द न्यू सेक्शन। एंड वंस यू टेक दिस रजिस्ट्रेशन तो आपको सेक्शन 10 का कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। यू विल नॉट गेट एनी सेक्शन 10 एग्जेम्पशन एक्सेप्ट ये एग्जिस्टिंग रूल। एग्रीकल्चर वाला मिलेगा, 1023C जो एजुकेशनल और मेडिकल ट्रस्ट को जिसका टर्नओवर अप टू 1 करोड़ रुपीज है, उनको जो 1023C में फुल एग्जेम्पशन मिलता है,
वो मिलेगा। और विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जून एक नया है 1046, मतलब ये एग्जेम्पशन पुराना है, एग्जेम्पशन इज ओल्ड। दे आर सेइंग रजिस्टर्ड ट्रस्ट को ये भी मिलेगा। टिल नाउ रजिस्टर्ड ट्रस्ट को 2 ही मिलता था, 10(1) एंड 10(23)(c). अभी रजिस्टर्ड ट्रस्ट को एक और मिलेगा 1046। एनी इनकम ऑफ अ बॉडी, अथॉरिटी, बोर्ड, ट्रस्ट और कमीशन, चाहे वो आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे वो ऑयल एंड नेचुरल गैस बोर्ड हो, चाहे वो आपका नाबार्ड हो, इनकी कोई भी इनकम, दे आर एस्टेब्लिश्ड अंडर एन एक्ट, दे आर नॉट डूइंग कमर्शियल एक्टिविटी एंड नोटिफाइड इन दिस रिगार्ड। तो इन लोगों की इनकम 1046 में हमेशा से एग्जम्प्ट थी। 1046 इज नॉट न्यू, लेट मी बी क्लियर, 1046 पुराना है। लेकिन चैरिटेबल ट्रस्ट को सेक्शन 10 नहीं मिलता था, ये 2 मिलता था। Charitable trust used to get 10(1) and 10(23)(c). Now a registered charitable trust will also get 1046. मतलब till now once a trust was registered for exemption under section 11, वो 12A का रजिस्ट्रेशन जो एग्जिस्टिंग 12AA में लेते थे और अभी 12A भी मिले रहे, उसके बाद आपको सेक्शन 10 नहीं मिलेगा। 10(1) मिलता था, 10(23)(c) मिलता था, अभी 1046 भी मिलेगा। रजिस्टर्ड ट्रस्ट को 10(1), 10(23)(c) और 1046 मिलेगा। लेकिन अनदर अमेंडमेंट विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 20 सेज, एक बार आपको 10(23)(c) और 1046 का अप्रूवल मिल गया तो फिर आपको आपका 12AA या 12AB का रजिस्ट्रेशन छोड़ना पड़ेगा। मतलब पहले क्या होता था, ट्रस्ट यूज्ड टू टेक बोथ रजिस्ट्रेशन। अगर सेक्शन 10 का कंडीशन फुलफिल किया तो सेक्शन 10 फुल एग्जेम्पशन, फुल एग्जेम्पशन, अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, सेक्शन 11 का 15% एग्जेम्पशन। वी यूज्ड टू टेक बोथ रजिस्ट्रेशन साइमल्टेनियसली। अभी सुनो ट्रस्ट, यू बी क्लियर व्हाट यू वांट। You want section 10 or 11? You register under section 10, that should be your first preference. वो मिल गया तो तेरा ये 12AA या 12AB हमेशा हमेशा के लिए चला, मतलब इनऑपरेटिव हो गया। आई विल नॉट से हमेशा हमेशा के लिए, बिकॉज देयर इज वन मोर लाइन, चला गया। लेकिन सर किसी दिन अगर मैंने वो 10(23)(c) का 1 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस कर लिया तो सर फिर क्या होगा? तो घबरा मत, देन यू बिकम इनएलिजिबल फॉर 10(23) और 10(46). यू कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन टू बिकम ऑपरेटिव अगेन, और अब वो 12AB में ही होगा क्योंकि 12AA तो डिलीट हो रहा है 1 जून से। लेकिन अब सुन, अब तुझे 10(23)(c) और 10(46) जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। 10(23)(c) एंड 10(46) shall be permanently inapplicable. 10(23)(c) एंड 10(46) shall be permanently inapplicable. तो सुनिए, सबसे पहला कंडीशन, बाकी जो 12AB का नया रजिस्ट्रेशन है उसको डिटेल में करेंगे बाद में, लेकिन कंडीशन क्या है? रजिस्टर अंडर 12A, जिसका एग्जिस्टिंग प्रोसेस 12AA में था, नया वाला 12AB में। एक बार आपने ये ले लिया तो सेक्शन 10 नहीं मिलेगा। विच वन यू कैन टेक? 10(1) यू कैन टेक, 10(23)(c) यू कैन टेक, एंड नाउ 10(46) ऑल्सो यू कैन टेक। 3 मिलेगा, बाकी सेक्शन 10 का कुछ भी नहीं मिलेगा। लाइक 1034A जो बाईबैक का एग्जेम्पशन होता है वो नहीं मिलेगा। अगर ये फॉर्म में पार्टनर बन गया तो 10(2)A का बेनिफिट नहीं मिलेगा। 10(1), 10(23)(c), 10(46) मिलेगा। एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड ट्रस्ट थोड़ी इनकम 10 में लेता था, थोड़ी 11 में। अभी बोलता है ए भाई, यू बी श्योर व्हाट यू वांट, यू वांट 10(23)(c), यू वांट 10(46), टेक दैट। लेकिन फिर तेरा वो 12AA या 12AB तेरा इन ऑपरेशनल हो जाएगा, और किसी दिन तुझे वापस उसको ऑपरेशनल बनाना है तो बना ले, कोई बात नहीं, बट दिस विल बिकम परमानेंटली अनअवेयर। सेक्शन 10 तेरा हमेशा के लिए चला गया। ऑब्वियसली एग्रीकल्चर विल रिमेन, सो द मेन टारगेट हियर इज 10(23)(c), 10(46). तो अब आप दोनों जगह पे, दोनों बोट में आप पैर नहीं रख सकते हो। यू बी श्योर विच एग्जेम्पशन यू वांट, अकॉर्डिंगली वी विल गिव यू। दैट्स योर फर्स्ट कंडीशन। फर्दर हम लोग 12AB को देखेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव टू बी मेंटेन, एंड वो जो अमेंडमेंट हमने SEZ के चैप्टर में देखा था, ऑडिट रिपोर्ट हैज टू बी फर्निश्ड, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव टू बी मेंटेन एंड ऑडिटेड, ऑडिट रिपोर्ट हैज टू बी फर्निश्ड ऑन और बिफोर द 139(1) ड्यू डेट की जगह पे टैक्स ऑडिट ड्यू डेट बोलते हैं, और वो दोनों डेट अभी अलग हो गई है। 85% ऑफ द इनकम मस्ट बी अप्लाइड, ऑब्वियसली रिवीजन लेक्चर है तो आपको पता होना चाहिए। 15% इज एग्जेम्प्ट, बाकी का 85% एप्लीकेशन करना पड़ता है। बाकी आपके पास जो अनयूज्ड फंड्स है दैट यू हैव टू कीप इन 11 सबसेक्शन 5 वाला मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड द रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड ऑन टाइम। अगर रिटर्न लेट हुआ है तो आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ये वो मोड्स है जहां पर एक ट्रस्ट अपना पैसा रख सकता है। 11 सबसेक्शन 5, ये आपको रीड करना चाहिए, ऑल ऑफ देम ट्वाइस थ्राइस एटलीस्ट। लर्न एक बार 4-5 कर लोगे सेफ्टी के लिए तो बेटर रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रजिस्ट्रेशन। एवरी ट्रस्ट मस्ट अप्लाई विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन। लेकिन पहले एक रूल था कि इट वाज ग्रांटेड रेट्रोस्पेक्टिवली, और ये रूल चेंज हो गया, काफी टाइम हो गया। 2007 के बाद में द रूल इज रजिस्ट्रेशन विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द एप्लीकेशन वाज मेड। वहां से आपका रजिस्ट्रेशन ग्रांट
होगा, वहां से आपका रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा. हाउएवर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रिप्लाई फॉर जेन्युइन केसेस इफ अ ट्रस्ट हैज बीन ग्रांटेड 12AA देन एग्जेम्पशन शैल बी अवेलेबल इवन फॉर द पास्ट ईयर्स. हम पास्ट ईयर का तेरा कोई भी स्क्रूटिनी या रीअसेसमेंट नहीं करेंगे. दैट मीन्स रजिस्ट्रेशन प्रोस्पेक्टिव होगा लेकिन पास्ट ईयर्स का भी तेरा रीओपनिंग नहीं होगा. एंड देन एक और अमेंडमेंट यहाँ पे आया, इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रस्ट which are making fresh application of registration. Did I tell you all existing trusts have to make fresh application? बोला ना, अभी मैक्सिमम 5-5 साल जितने भी इंडिया में ट्रस्ट है, कश्मीर टू कन्याकुमारी, गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, everybody has to be making fresh application and exemption shall be valid from the year when it was earlier granted registration. From the year, अब वो रजिस्ट्रेशन का आगे डिटेल में हम देख लेंगे. एंड अगर कोई भी ट्रस्ट अपना मॉडिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स करता है, ये रूल तो हमको सबको पता है, within 30 days you have to apply for fresh registration. If you undergo modification of objects then you have to apply for fresh registration within a period of 30 days. 12AA का एग्जिस्टिंग प्रोसीजर यही था, ट्रस्ट अप्लाई करता था, CIT इंक्वायरीज करता था, इंक्वायरीज फ्रॉम थर्ड पार्टीज भी करता था, कंप्लायंस विद अदर लॉ विच इज एप्लीकेबल टू द ट्रस्ट वो भी करता था, एंड फाइनली एक ऑर्डर पास करता था ग्रांटिंग और डिनाइंग. अगर डिनाई करता था तो पॉन्च प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड वाज कंपलसरी, वो कंपलसरी था. एंड ऑब्वियसली आप उसके अगेंस्ट आईटैट पे अपील कर सकते हो, अगेंस्ट कमिश्नर यू कैन गो टू आईटैट. अब आया आपका नया वाला प्रोसीजर 12AB. एंड बाय द वे एग्जिस्टिंग ट्रस्ट कैन बी रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसल्ड आल्सो बाय द सेम CIT. अगेन फर्स्ट वी विल हैव टू गिव अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, पॉन्च प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, and then he can cancel your registration, you can appeal. But now we come to the new procedure 12AB, procedure for registration to be followed from now onwards 1st June. और सबसे पहली लाइन में all existing trust will have to make an application of fresh registration within 3 months from the introduction of this section. 1st June से 3 महीना, ऑब्वियसली कोविड की वजह से इसको थोड़ा थोड़ा रिलैक्सेशन इसमें इन्होंने दिया है, बट दैट सर्कुलर इफ दे कीप इन द RTP देन वी हैव टू स्टडी, अदरवाइज वी डोंट हैव टू. आपके लिए फंडामेंटली 1st June से 3 महीने के अंदर अंदर, एंड नाउ द CIT विल ग्रांट रजिस्ट्रेशन विच विल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ मैक्सिमम 5 years, और ये ऑर्डर आएगा विद इन 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ ऑफ एप्लीकेशन. सो एक्जिस्टिंग ट्रस्ट सेक्शन आने के 3 महीने के अंदर अप्लाई करो, एप्लीकेशन के एंड ऑफ द मंथ से 3 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ CIT अपना ऑर्डर पास करेगा. अब मैक्सिमम 5 साल. पहले क्या होता था, रजिस्ट्रेशन दिया जब तक कैंसिल नहीं होता तो लाइफ टाइम कुछ भी करो, कोई बीइंग ह्यूमन के नाम पे कुछ भी करता था. अब मैक्सिमम 5 years. एनी न्यूली फॉर्म ट्रस्ट, अब देखो नए नए ट्रस्ट भी तो बनेंगे, shall make an application at least 1 month prior to the commencement of previous year. एंड यहां पे आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, अगर कोई नया ट्रस्ट है तो क्या बोलेगा, अभी तक एक्टिविटी क्या क्या सर की है ही नहीं, अभी तो बना है, तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा बाय पासिंग एन ऑर्डर विद इन 1 month फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ ऑफ एप्लीकेशन. मतलब जो भी प्रीवियस ईयर है उसके कम से कम 1 महीने पहले अप्लाई करो, और आपको 1 month फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ के ऑर्डर के बाद में 3 साल का रजिस्ट्रेशन. मतलब जो पहले से चल रहा है उसको 5 साल का, लेकिन जो नया ट्रस्ट है उसको 3 साल का. एनी ट्रस्ट whose registration is due to expire, अब देखो इनका सबका एक्सपायर होने आएगा ना एवरी 5 years, then you have to apply at least 6 months prior to such expiry. वन टाइम है ना, ये वाला तो वन टाइम है. इसके बाद में एवरी 5 years आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होगा, एवरी 5 years एटलीस्ट 6 months बिफोर एक्सपायरी. अगर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन इज ड्यू टू एक्सपायर और इट हैज कमेंस्ड एक्टिविटीज whichever is earlier, you will have to make an application at least 6 months prior to such earlier event. एक्टिविटी चालू कर रहे हो या एक्सपायर होने वाला है उससे कम से कम 6 महीना पहले you will have to apply. एंड अगर आपका 1023C और 1046 याद है, जैसे ही वो लग जाएगा तो नाउ योर 12AA विल बिकम इनऑपरेटिव. और अगर आप 1023C और 1046 हमेशा के लिए छोड़ने के लिए रेडी हो, देन यू कैन मेक दिस ऑपरेटिव अगेन. उसके लिए यू हैव टू अप्लाई एटलीस्ट 6 months प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द असेसमेंट ईयर. मॉडिफिकेशन ऑब्जेक्ट्स का तो हमको पता ही है 30 days के अंदर अंदर. और ये जो सारे केसेस है, रजिस्ट्रेशन अबाउट टू एक्सपायर, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अबाउट टू एक्सपायर, अगर आपको आपका वापस से ऑपरेटिव बनाना है 1023C 1046 छोड़ के, या जो आप मॉडिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कर रहे हो, इन सब के अंदर AO विल चेक द जेन्युइननेस ऑफ योर एक्टिविटीज एंड ही शैल पास एन ऑर्डर विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ ऑफ एप्लीकेशन. अगर नहीं पसंद आया तो कैंसिल करेगा. ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड विल बी प्रोवाइडेड एंड यू कैन ऑल्सो अपील टू आईटी. बाकी का जो प्रोसेस है वो जो एग्जिस्टिंग सेक्शन के अंदर था वो ही प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है. सो वंस यू आर रजिस्टर्ड, ये सारी कंडीशंस फुलफिल करके मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, गेट देम ऑडिटेड, अनयूज्ड फंड्स शुड बी केप्ट इन्वेस्टेड इन द स्पेसिफाइड मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड आपका
रिटर्न टाइम पे फाइल हुआ है तो ट्रस्ट विल बी एलिजिबल बाय 15%, मतलब हाथी जैसा मीनिंग, गेंडे जैसा कंडीशन, लास्ट में जाके दिया चूहे वाला एग्जाम्पल। कैसे? टेक ऑल योर इनकम्स, इनकम में क्या क्या आएगा? डोनेशंस एक्सक्लूडिंग कॉर्पस, कॉर्पस डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ टोटल इनकम। Then we will take property income. Property will include all kinds. I am revising what I have taught in class. Property of all kinds. And then we will take gross profit of business. Direct income minus direct expenses. इसको बोलेंगे net income. इस net income का 15% हमारा रहेगा exempt. अगर आपको balance 85% exemption चाहिए, so what do you need to do to get exemption of balance 85%? क्या करना होगा? Spend कर. You can spend during the year or up to due date filing return. You can spend for capital or revenue. You can give donation to other trust but not allowed to give as कॉर्पस। एंड वाइल स्पेंडिंग आपको वो जो पीजीबीपी के डिसअलावेंसेस है, जैसे टीडीएस बनता है तो काटना पड़ेगा, 10,000 से ज्यादा कैश पेमेंट नहीं चलेगा, वो सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो डिसअलावेंस होगा। ऑल दीज एक्सपेंडिचर्स दैट यू आर डूइंग, उनका आप डिडक्शन लोगे और वो लेके जो बैलेंस बचेगा दैट विल बी टैक्सेबल। मींस वैसे तो 85% टैक्सेबल है, लेकिन अगर आपने कुछ खर्चा किया है तो वो माइनस हो जाएगा एंड देन द बैलेंस इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। फिर ट्रस्ट बोलता है सर इसका मतलब हमको 85% खर्चा करना पड़ेगा। नहीं, घबरा मत, यू कैन डू accumulation of income। फॉर्म नंबर 10 में भर के दे, how your future is going to be different। Sir, today we are running primary school, tomorrow we will start secondary school। apply for accumulation on or before the due date of filing return। रिटर्न तो वैसे भी आपको पहले ही करना है, ये फॉर्म नंबर 10 भी आप ऑनलाइन भर दो तो आपका accumulation का बेनिफिट आपका एओ आपको परमिट कर देगा। यू कैन सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम योर इनकम, सो यू कैन सब्ट्रैक्ट योर एप्लीकेशन एंड accumulation एंड ऑब्वियसली इफ देयर इज एनी इनकम नॉट रिसीव तो वो भी आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वी हैव बिजनेस इनकम, हमने ऑलरेडी देख लिया है that business income is allowed for all the trusts। एडवांसमेंट के लिए दो कंडीशन थी, रिलेटेड एक्टिविटी होना चाहिए मैक्सिमम 20%, अलाउड सबके लिए। कंडीशन इज दैट यू हैव टू मेंटेन सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड द बिजनेस शुड बी इंसिडेंटल। और दो केस धर्मोदयम एंड तांत्रिक ट्रस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला इंसिडेंटल का मतलब प्रॉफिट शुड बी यूज्ड फॉर चैरिटी, दैट मींस दैट कंडीशन इज एप्लीकेबल टू ऑल। तो सुनिए, ऑल द ट्रस्ट, ये मस्त रिवीजन है, ऑल द ट्रस्ट 5 कंडीशन। तुम बिजनेस करो के मत करो, कमर्शियल एक्टिविटी करो के मत करो, 5 कंडीशन। registered books of accounts, audit, file ROI on time and keep your funds in 11/5। आपने अगर बिजनेस किया तो दो और कंडीशन, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड इंसिडेंटल। इंसिडेंटल का मतलब प्रॉफिट शुड बी यूज्ड फॉर चैरिटी, प्रॉफिट शुड बी यूज्ड फॉर चैरिटी, प्रॉफिट शुड बी यूज्ड फॉर चैरिटी, तो आपका वो भी कंडीशन होगी। और अगर आप एडवांसमेंट कर रहे हो तो दो और हो जाएगा, वो प्रॉफिट रिलेटेड एक्टिविटी से आना चाहिए एंड मैक्सिमम 20% आना चाहिए। Let's talk about capital gain. Very easy, selling price minus cost price. No special rate, no indexation, no long term, short term, no nothing, nothing. Sale minus cost, sale minus cost, sale minus cost. खाली एक exemption मिलेगा. That exemption is going to be cost of new asset minus cost of old asset. Cost of new asset minus cost of old asset. And new asset में 3 year bank FD भी cover होगी. So cost of new asset minus cost of old asset, एक इतना आपको exemption मिलेगा। सेक्शन 13 has given list of situations where withdrawal of exemption will take place। प्राइवेट रिलीजियस पर्पसेस, मतलब आप दूसरे लोगों को वर्शिप करने नहीं देते हो। बेनिफिट ऑफ अ पर्टिकुलर कास्ट, कम्युनिटी, क्रीड, रिलीजन, तो फिर जनरल पब्लिक का फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, वुमन, चिल्ड्रन, सीनियर सिटीजन के लिए एक्सेप्शन बना है। एनीथिंग विच इज यूज फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑथर, फाउंडर, मैनेजर, ट्रस्टी, सब्सटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूटर जिसने 50,000 से ज्यादा दिया या इनके रिलेटिव के लिए, तो ट्रस्ट का एग्जेम्पशन चला जाएगा, लेकिन अप टू 1000 रुपीज पर एनम चलेगा। और अगर एजुकेशनल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन है तो ओनली बेनिफिट टेकन विल बी सेपरेटली टैक्स, पूरा एग्जेम्पशन नहीं जाएगा। इफ सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन, बिजनेस इज नॉट इंसिडेंटल। अगर आपने नॉन स्पेसिफाइड अदर देन सेक्शन 11(5) किया तो वो वाले इन्वेस्टमेंट, एनोनिमस डोनेशन अभी लास्ट पार्ट आने वाला है, और अक्यूमुलेशन अगर आपने फॉर्म नंबर 10 ड्यू डेट के बाद किया तो आपको अक्यूमुलेशन का बेनिफिट जाएगा। दीज आर द केसेस वेयर अ ट्रस्ट इज गोइंग टू लूज इट्स एग्जेम्पशन। लेकिन इसमें जो 1, 2, 3 दैट मीन्स प्राइवेट रिलीजियस पर्पस, पर्टिकुलर कास्ट, कम्युनिटी, क्रीड, बेनिफिट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन, ऑथर, फाउंडर, मैनेजर, और 6 मतलब नॉन स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट, ये 4 इतने बड़े क्राइम है कि इसके अंदर आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है। खाली इस साल का एग्जामेशन नहीं, परमानेंटली आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है। लास्टली वी हैव एनोनिमस डोनेशन वेयर द डोनी दैट इज द ट्रस्ट हैज नॉट मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ द डोनर। दो केसेस में अप्लाई नहीं करेगा, होली रिलीजियस पर्पसेस को अप्लाई नहीं करेगा, एंड रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस इफ द एनोनिमस डोनेशन इज रिसीव्ड for other than educational and medical purposes. So when they are received for educational and medical purposes, then anonymous donations will be separately taxable. Okay. And lastly, कैसे टैक्स करेंगे? First we will segregate the income into anonymous donation and other. Anonymous donation में से we will get one subtraction, 5% of total donation or 1 lakh whichever is higher.
5% ऑफ टोटल डोनेशन और 1 लाख विच एवर इज हायर, ये अनोनिमस में से माइनस होगा, फिर 30% लगेगा, और जो भी यहाँ पे माइनस हो रहा है वो आपकी अदर इनकम में ऐड हो जाएगा। एज पर रिसेंट आईसीएआई सजेस्टेड आंसर, वो अदर इनकम में ऊपर ही नेट इनकम में ऐड हो जाता है। मतलब ये अमाउंट अनोनिमस डोनेशन से माइनस होके अदर इनकम में ऐड होगा, इसमें 15% एप्लीकेशन एक्यूमुलेशन सब कुछ मिलेगा, और माइनस करके जो बचा हुआ अनोनिमस डोनेशन है उसके ऊपर आपको फ्लैट 30% टैक्स लगाना, फ्लैट 30% टैक्स। दैट वाज योर कॉन्सेप्ट ऑफ अनोनिमस डोनेशन। लास्टली we have the concept of exit tax, your accreted income. The day you become non-charitable, that means you modify objects but you don't apply. You apply but CIT denies, cancellation of registration, merger of non-charitable entity, yeah, dissolution के केस में only those assets which are not transferred to other trust within the given time limit. Accreted income in the respective situations shall be taxed at 34.944%, and in all the 5 situations there is a time limit of 14 days within which you will have to remit this tax to the government. अदरवाइज इंटरेस्ट भी लगता है, पेनल्टी भी लगता है, एवरीथिंग। पांचों सिचुएशन में अक्रीडेड इनकम के लिए कैलकुलेशन के लिए अलग अलग डेट दिया है, एंड पांचों के लिए 14 डेज का टाइम लिमिट अलग अलग डेट से। एंड देन एसेट के अंदर 3 एसेट कवर नहीं होते, एग्रीकल्चर इनकम वाले एसेट कवर नहीं होंगे, एसेट जिसमें आपने एग्जेम्पशन नहीं लिया वो कवर नहीं होएगा, एंड जो भी एसेट दूसरे ट्रस्ट को विद इन 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ ऑफ डिसोल्यूशन वो ट्रांसफर कर दिया, जो भी ट्रांसफर नहीं किया उसके ऊपर ओनली इट इज गोइंग टू बी applicable. That was your chapter, assessment of religious and charitable trust. Let's go ahead. Next chapter, assessment of political parties. Very small chapter. Political party की income from house property, other sources, capital gain and contributions ये exempt होएगी provided you fulfill the following condition. Condition 1, you must be registered with the election commission, maintain books of accounts, get them audited. 20,000 से ज्यादा का डोनेशन है एक्सक्लूडिंग इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड में क्योंकि बैंक इन्वॉल्व होता है इसलिए जरूरत नहीं है। इन ऑल अदर केसेस यू हैव टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ द डोनर्स। एनी डोनेशन इन एक्सेस ऑफ 2,000 हैज टू बी थ्रू अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक मोड्स और इलेक्टोरल बॉन्ड, और 20,000 के ऊपर आपको रिकॉर्ड रखना है एक्सेप्ट इलेक्टोरल बॉन्ड, एंड रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड ऑन टाइम। अगर इतना कंडीशंस फुलफिल हो गया तो आपका हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन एंड वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन शैल बी एग्जेम्प्ट। एज फार एज सैलरी इज कंसर्न, सैलरी तो पॉसिबल नहीं है, एंड पीजीबीपी विल ऑलवेज बी टैक्सेबल इवन इफ द कंडीशंस आर फुलफिल्ड। पीजीबीपी विल ऑलवेज बी टैक्सेबल एंड सैलरी इज नॉट पॉसिबल, एवरीथिंग एल्स विल बी एग्जेम्प्ट। फुलफिल 6 कंडीशंस, क्यूमुलेटिव 6 कंडीशन फुलफिल किया तो खाली पीजीबीपी टैक्सेबल, एवरीथिंग एल्स एग्जेम्प्ट, और अगर एक भी कंडीशन डिससैटिस्फाई किया तो एवरीथिंग विल बी टैक्सेबल। वेरी स्मॉल चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर, असेसमेंट ऑफ इलेक्टोरल ट्रस्ट, तो उससे भी छोटा है। इलेक्टोरल ट्रस्ट मतलब लोगों से पैसा लेके पॉलिटिकल पार्टी को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इलेक्टोरल ट्रस्ट विल हैव एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले एक बात याद रख लेना, एनी अदर इनकम अदर देन वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन विल बी टैक्सेबल। एग्जेम्पशन इज अवेलेबल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। पॉलिटिकल पार्टी में कैसा बोला था, पीजीबीपी इज टैक्सेबल, एवरीथिंग एल्स इज एग्जेम्प्ट अगर कंडीशन फुलफिल हुआ तो। यहाँ पे क्या बोला, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन इज एग्जेम्प्ट, मतलब पहली बात तो अगर इसको कोई बैंक इंटरेस्ट, एफडी इंटरेस्ट कुछ भी आया तो वो टैक्सेबल। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कब एग्जेम्प्ट होगा, it functions according to rules, it is approved by CBDT, and at least 95% of current year donation plus brought forward surplus is distributed to political parties. At least 95% अगर distribute किया, then in that case you will get exemption, otherwise you will have to pay tax, and other incomes will always be taxable. Very small chapter, assessment of electoral trust, and this takes us to yet again a very very important chapter, MAT, that is minimum alternate tax, exclusive chapter for companies, will also help us to discuss tax treatment of companies. Section 115JB, which says every company will have to do normal income normal tax, book profit minimum alternate tax, and normal tax or MAT whichever is higher is going to be payable. So first of all, ये जो 115JB it is only for companies, not applicable for individual, HUF firm etc. एंड ऑल्सो 115JB ने इन 5 कंपनीज को निकाल दिया। मतलब व्हेन वी से एवरी कंपनी इट विल बी अदर देन दीस 5। व्हाट आर द 5 कंपनीज जिनको मैट नहीं लगता है? लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, मैट नॉट एप्लीकेबल। इंडिया हैज अ DTAA एंड द कंपनी डज नॉट हैव PE इन इंडिया, मैट नॉट एप्लीकेबल। डज नॉट हैव DTAA एंड द कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर इन इंडिया, देन मैट नॉट एप्लीकेबल। फॉरेन कंपनी अगर 44B, BB, BBB या BBA में आती है और उसने वो प्रिजम्पटिव ऑप्ट किया तो अगेन मैट नॉट एप्लीकेबल। और अगर न्यू टैक्सेशन रेजिम 115B, AA, BAB के अंदर आप चले गए, अगर आपने वो ऑप्शन लिया, ये लास्ट दोनों ऑप्शनल रहता है। सो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस
DTAA no PE, no DTAA no registration, presumptive taxation of foreign company if opted, and lastly अगर new taxation regime opted, ये 5 को मैट अप्लाई नहीं करेगा. इन 5 को छोड़ के all other companies, whether public or private, domestic, non-domestic, Indian, foreign, listed, unlisted, all companies, normal income, normal tax shall be found out. Adding surcharge and education cess, 15% of your book profit will be met. Once upon a time 18.5 होता था, इसको लास्ट ईयर ही चेंज किया था 15, और उसमें भी अगर IFSC में है तो 9% रहेगा. सो नॉर्मल इनकम के ऊपर नॉर्मल टैक्स एज पर नॉर्मल रेट्स, एड सरचार्ज एंड HEC. Minimum alternate tax will be calculated on book profit at 15%, normally 9% IFSC, उसमें भी we will add surcharge and HEC, and normal tax or MAT whichever is higher will be payable. इस चैप्टर में NTTI का कंप्यूटेशन नहीं है, वो तो हमारा वॉल्यूम 3 के जो हेड्स ऑफ इनकम के टॉपिक्स है. माइंड यू, वन फैकल्टी इन द कंट्री टीचेस chapters like clubbing, set of deduction, house property, other sources, etc. Everything to CA final students also, which is why the students of that faculty score more marks than anybody else in the country, despite all the marketing tactics, all the drama. Despite all the drama, our students get better results. We have a different swag altogether, and my students listen only to me. So let's continue with what we are doing. So we will be doing NTTI provisions when we go to our volume 3. For the time being, we'll focus on tax rates normal, book profit calculation, and MAT rates. Calculation of normal tax payable. Non-domestic foreign company is very easy. Basic tax flat 40. Surcharge, listen, after 1 crore 2% and after 10 crore 5%. 1 करोड़ के बाद 2% और 5 करोड़ के बाद 10 करोड़ के बाद 5%. तो फॉर्म का तो 12 था, इंडिविजुअल का तो 1 के बाद 15, 2 के बाद 25. सरचार्ज इज वन प्लेस वेर इवन द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स गो रॉन्ग. तो फॉरेन कंपनी 1 करोड़ के बाद 2%, 10 करोड़ के बाद 5%, HEC 4%. डोमेस्टिक कंपनी बेसिक टैक्स रेट 30%. लेकिन अगर प्रीवियस ईयर 18-19 में आपका टर्नओवर अप टू 400 करोड़ था, इफ योर टर्नओवर वाज अप टू रुपीज 400 करोड़ इन प्रीवियस ईयर 18-19, देन आपका एप्लीकेबल टैक्स रेट शैल बी 25. सो नॉर्मली 30 है, लेकिन 2 साल पहले अगर टर्नओवर अप टू 400 करोड़ था तो 25. इनका 1 करोड़ के बाद 7% सरचार्ज एंड 10 करोड़ के बाद 12%. सो फ्लैट 30. 2 साल पहले टर्नओवर अप टू 400 करोड़ तो आपका टैक्स रेट रहेगा 25%. ये जो भी बेसिक टैक्स लगे, आफ्टर 1 करोड़ का NTTI 7% एंड आफ्टर 10 करोड़ इट विल बी 12%. और यहाँ पे वही दोनों 2 and 5 रिस्पेक्टिवली एंड 4% HEC. दिस इज गोइंग टू बी योर टैक्स लायबिलिटी. लेकिन डोमेस्टिक कंपनी के लिए वी हैव एन ऑप्शनल टैक्सेशन रेजिम, न्यू टैक्सेशन रेजिम 115 BAA और इनका सबसे बड़ा एडवांटेज, मैट एप्लीकेबल नहीं रहेगा. ऊपर बोला ना, इफ ऑप्टेड, अदर देन नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ मैट. और क्या क्या एडवांटेज है BAA में? यू हैव बाय द वे ऑप्शनल एंड न्यू टैक्सेशन रेजिम. बेसिक टैक्स विल बी 22%. सरचार्ज कंपलसरी है, ये कंपलसरी है. 10 and 4 इज कंपलसरी ऑन द अमाउंट ऑफ NTTI. लेकिन आपको यहां पे सेग्रीगेट करना, आपको पता है ना, न्यू टैक्सेशन रेजिम में भी स्पेशल रेट, अगर कैजुअल विनिंग, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो सब अलग होएगा. जो नॉर्मल इनकम है उसके ऊपर 22 + 10 + 4 इफेक्टिव टैक्स रेट कम्स टू 25.168, फार लेसर देन दिस. 30 तो ऑलरेडी ज्यादा है. कोई को बोलता है सर लेकिन 25 से तो ये ज्यादा. अरे गधे, ये बेसिक है. सरचार्ज नहीं भी आएगा ना तो खाली HEC ऐड करके वो 26 हो जाएगा. दैट मीन्स द ओल्ड रेट इज मोर देन द न्यू रेट फॉर श्योर. चाहे ओल्ड वाले में 30 लगे कि 25 लगे, चाहे ओल्ड वाले में समटाइम्स सरचार्ज है, इसमें कंपलसरी सरचार्ज है, बट स्टिल इफेक्टिव टैक्स रेट ओल्ड का ज्यादा रहेगा. ओनली विथ HEC ज्यादा रहेगा, भले इसमें कंपलसरी सरचार्ज. ओके. एंड सेकेंड, एक तो टैक्स रेट कम, एंड सेकेंड मैट नॉट एप्लीकेबल. बट ऑब्वियसली कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. जो नहीं हो वो भी होना पड़ता है. बैड जोक, काम पे ध्यान दे. वॉट आर द कंडीशंस? फर्स्ट, इट हैज टू बी अ डोमेस्टिक कंपनी. सेकेंड, यू शुड नॉट, जो हमने वहां पे पढ़ा है BAC BAD में, ये तो पुराना रूल है बॉस, एंड दिस इज अ रिविजन लेक्चर. यू स्टडीड एवरीथिंग. यू विल नॉट गेट SEZ डिडक्शन, एडिशनल डेप्रिसिएशन. 32 AD तो अभी डिलीट हो गया तो उसको छोड़ दो. 33 AB टी कॉफी रबर, साइट रिस्टोरेशन. सेक्शन 35 में 1 2 3 4 5 ना बोला, टोटल 7 है. 7. दैट मीन्स 35(1)(1) विल बी अलाउड. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओन बिजनेस, साइंटिफिक रिसर्च, एंड 35 सबसेक्शन 2 कैपिटल एक्सपेंडिचर ओन बिजनेस विल बी अलाउड. ये जो दूसरों को कॉन्ट्रीब्यूशंस देते थे ना,
वो वाला डिसअलाउड। और उसमें जो हमारा बीएससी बीएडी था ना, उसमें दिस वाज नॉट मेंशन, खाली ये 4 बोला था, क्योंकि ये 35 2A भी मिलता है खाली कंपनी को है, तो वहां पे बोल के भी जरूरत नहीं थी। सो टोटल 7 है, उसमें से एक खाली कंपनी को मिलता है, तो कंपनी को छोड़ना पड़ेगा। बाकी का 6 सबको मिलता है, तो 4 छोड़ना पड़ेगा बीएससी बीएडी में भी और यहां पे भी, ये 4 एंड 2 तो मिलेगा। 3511 35 2 न्यू रेजिम में भी मिलेगा। 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस का डिडक्शन छोड़ना पड़ेगा। 35CCC एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का छोड़ना पड़ेगा। 35CCD स्किल डेवलपमेंट, व्हाई हैव दे रिटन हियर, क्योंकि दिस इज आल्सो अवेलेबल फॉर कंपनी, वो इंडिविजुअल एचयूएफ को मिलता ही नहीं है, तो बीएससी में उसके बारे में भी नहीं लिखा था, बट हियर यू हैव टू लीव सीसीसी सीसीडी बोथ। एनी चैप्टर 6 से डिडक्शन, ये अमेंडमेंट है, पहले बोला था कि यू विल नॉट गेट इनकम रिलेटेड चैप्टर 6 से डिडक्शन, मतलब अगर कंपनी ने 80G लेना है तो ले सकती थी, अभी बोलता है एनी चैप्टर 6 से डिडक्शन नॉट अलाउड। खाली एक तो नौकरी वाला 80AA मिलेगा, नौकरी देने के लिए एक 80M करके डोमेस्टिक कंपनी के लिए एक डिविडेंड का सेक्शन आया, क्योंकि डिविडेंड मिलता है और उस डिविडेंड से हम डिविडेंड बांटते हैं, वी यूज डिविडेंड रिसीव्ड टू पे डिविडेंड, तो उसके लिए एक 80M करके डिडक्शन आया, आप वो ले सकते हो। एंड IFSC में जो 80LA मिलता है दैट विल बी अलाउड, ओनली 3 JJAA 80M 80LA will be allowed, all other chapter 6 से डिडक्शंस यू विल हैव टू फोरगो। इनसे रिलेटेड अगर कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है तो भी यू हैव टू फोरगो, बस याद रखना अगर कोई स्पेशल रेट है तो वो अप्लाई होगा, एवरीथिंग एल्स विल बी टैक्सेबल एट 25.168। ऑप्शन हैज टू बी एक्सरसाइज ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, और एक बार आप नए रेजिम में चले गए वापस नहीं आ सकते। देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी यही है, BAD में, BAA में भी यही है, कोऑपरेटिव सोसाइटी BAD में यही है, BAA में ये है, BAB में भी, खाली वो BAC जो आए ना इंडिविजुअल एचयूएफ उसमें गड़बड़ है। यू कैन गो, सैलरी वाला कैन कम एवरी ईयर, सैलरी मतलब नॉन पीजीबीपी, एंड पीजीबीपी वाला कैन गो टू न्यू, कम बैक टू ओल्ड बट कैन नॉट गो टू न्यू। बहुत कंफ्यूजन है, नहीं चाहिए कंफ्यूजन, गो वॉच एपिसोड 1 अगेन, यूट्यूब पे है ना, कितनी भी बार देख सकते हैं। एंड लेट्स टॉक अबाउट न्यूली इनकॉर्पोरेटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उनका बेसिक 15 रहेगा, इसमें भी कंपलसरी सरचार्ज एंड एचईसी है, देन ऑल्सो द इफेक्टिव रेट विल बी ओनली 17.16। इफेक्टिव रेट फिर भी कम रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी 17.16 प्लस अगेन मैट नॉट एप्लीकेबल, मगर क्या क्या कंडीशन, डोमेस्टिक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2019 एंड स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग अप टू दिस डेट, अच्छा खासा टाइम दे रहा है। ये SEZ वाले चैप्टर के रिपीट कंडीशंस है, नॉट स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एन एक्जिस्टिंग बिजनेस। अगर आपके पास प्लांट एंड मशीनरी यूज की हुई है तो सेकेंड एंड लोकल प्लांट एंड मशीनरी मैक्सिमम आप, सेकेंड एंड लोकल प्लांट एंड मशीनरी मैक्सिमम 20%। कोई भी बिल्डिंग प्रीवियसली यूज्ड एज अ होटल और अ कन्वेंशन मतलब बैंक्वेट सेंटर नहीं होना चाहिए। इट शुड बी डूइंग ओनली मैन्युफैक्चर एंड नो अदर बिजनेस, मतलब जब भी हम एनटीटीआई करेंगे ऑब्वियसली एनटीटीआई फिर भी डिवाइड होगा, because there can be capital gain, there can be other sources, there can be house property। PGBP जो होएगा ना वो सिर्फ मैन्युफैक्चर हो सकता है, nothing else। Obviously कैपिटल गेन का जो स्पेशल रेट है वो लगेगा, all that will apply, only this PGBP will go in 17.16%। ये जो बाकी की भी इनकम्स है other than special rate, this will go, जो 115BAA का रेट है ना 25.168, इसके ऊपर वो लगेगा। Means first of all you can be having only one manufacturing business, you cannot be having any other business। बिजनेस कैन बी ओनली मैन्युफैक्चरिंग, कोई और बिजनेस नहीं हो सकता, पहली बात तो उससे क्लियर है। और वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के ऊपर 17.16। अब क्या नॉन बिजनेस इनकम हो सकती है, कैपिटल गेन हो सकती है, हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है, अदर सोर्सेज हो सकती है। इफ देर इज एनी स्पेशल रेट, चैप्टर 12 इज कंपल्सरी, यू हैव टू अप्लाई। इफ स्पेशल रेट इज नॉट एप्लीकेबल तो वो सब इनकम 17.16 में नहीं जाएगी। 17.16 खाली आपके मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो सब इनकम आपकी जो 115BAA की रेट है वो लगेगी। BAB बहुत कम है, वो खाली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के प्रॉफिट के लिए, सो ओनली मैन्युफैक्चरिंग नो अदर बिजनेस। जितने प्रॉफिट्स के डिडक्शन आपको वहां पे छोड़ने थे, 35 वाले, 35 2AA 2AB 35AD CCC CCD, ऑल दोस थिंग्स यू विल हैव टू लीव। हियर आल्सो सेम अमेंडमेंट यहां पे भी आया है, इनकम रिलेटेड की जगह पे दे आर नाउ सेइंग एनी चैप्टर 6 नॉट अलाउड एंड दिस हैज टू बी बिफोर द फर्स्ट रिटर्न। ये देखिए पहली बार रिटर्न फाइल कर रहे हो, पहली बार नया कंपनी, ओल्ड के न्यू में गया, वंस यू डिसाइड दिस दैट यू गो टू न्यू, यू कैनॉट चेंज इट। और अगर पहले रिटर्न में तू ओल्ड में चला गया तो सेकंड रिटर्न में ऑप्शन नहीं मिलेगा। मींस ये देखो बहुत टिपिकल है, पहले ही बार में डिसाइड कर ओल्ड और न्यू। इधर कैसा था मालूम है, BAA में करंटली यू आर एन एग्जिस्टिंग कंपनी, ओल्ड एक दिन मनवा न्यू, गो टू न्यू, कांट कम बैक, गया वापस नहीं आ सकता है।
यहाँ पे इनफैक्ट BAA में तो ऐसा CBDT ने सर्कुलर निकाल के बोला है कि तुमको अभी कभी नहीं मूव होना है, यू वांट टू मूव आफ्टर 3-4 इयर्स, कोई बात नहीं, तुम्हारे ये जितने भी डिडक्शन है इनको सबको खत्म कर लो, देन यू गो टू न्यू रेजिम। लेकिन यहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा बिफोर योर फर्स्ट रिटर्न। फर्स्ट रिटर्न में ओल्ड तो हमेशा ओल्ड, फर्स्ट रिटर्न में न्यू तो हमेशा न्यू। एंड दे हैव स्पेसिफाइड नाउ अगेन बाय वे ऑफ एन अमेंडमेंट कि दीज एक्टिविटीज विल नॉट बी मैन्युफैक्चर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज नॉट मैन्युफैक्चर, माइनिंग, मार्बल से अगर आप टाइल्स और वो सब बनाते हो तो नहीं चलेगा, गैस को बॉटल में, बॉटलिंग ऑफ गैस इनटू सिलेंडर, प्रिंटिंग ऑफ बुक, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स, एनी अदर नोटिफाइड, दिस इज नॉट मैन्युफैक्चर। इसमें होता है इनपुट और आउटपुट का अलग आइडेंटिटी, बट दिस इज नॉट मैन्युफैक्चर। ओके, ऑप्शन 1 एक्सरसाइज कैन नॉट बी चेंज। और अगर क्योंकि आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एलिजिबल फॉर 17.16 है और आपकी कोई और कंपनी है, तो आप जानबूझ के दोनों में ऐसे ट्रेडिंग करोगे कि ज्यादा प्रॉफिट इस कंपनी में दिखे क्योंकि इसका रेट कम है, तो एओ को अगर ऐसा पता चला तो ही हैज द पावर टू रिकम्प्यूट योर प्रॉफिट्स, और इसकी वजह से अगर आपकी इनकम में कुछ भी ऐड हुआ है तो वो वाली इनकम तो 30% में टैक्स होगी। ना BAB का रेट मिलेगा, ना BAA का मिलेगा, ना स्पेशल रेट मिलेगा, 30%। अगर एओ ने कुछ भी एडिशन किया तो सर टैक्स रेट इज 15% एज वी डिस्कस, ऑल इंक्लूसिव 17.16 होगा। स्पेशल रेट विल अप्लाई, नॉन बिजनेस प्रॉफिट विल बी टैक्सेबल। पहले स्पेशल रेट को अलग कर दो, फिर बची नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट में बिजनेस वाली जाएगी 17.16, एवरीथिंग एल्स विल बी टैक्सेबल एट 25.168, वो वाला रेट। एंड जो एओ ने ऐड किया है दैट विल गो इन 30%। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल रेट में जाएगा 22। सो दैट्स योर टैक्स रेट ऑफ नॉर्मल रेट्स ऑफ डोमेस्टिक एज वेल एज नॉन डोमेस्टिक कंपनी। मैट का रेट तो बहुत ईजी है, 15%, IFSC में 9%, सरचार्ज एंड HEC का रेट सेम है। सो सरचार्ज डोमेस्टिक कंपनी के लिए 0, आफ्टर 1 करोड़ 7, आफ्टर 10 करोड़ 12%, एंड फॉर नॉन डोमेस्टिक कंपनी 0, आफ्टर 1 करोड़ 2%, आफ्टर 10 करोड़ 5%, HEC इज ऑल्सो 4%। लेकिन ये जो 1 करोड़ 10 करोड़ हम लोग देख रहे हैं ना, दैट शुड बी ऑन योर बुक प्रॉफिट। मैट में आपको बुक प्रॉफिट देखना है, इन मैट बुक प्रॉफिट इज टोटल इनकम। सो नॉर्मल प्रोविजंस में वी विल सी एंटिटी आई, मैट में we will see book profit, and now we come to calculation of book profit. We will start with net profit as per statement of profit and loss. There are 15 points on the add side, 14 points on the less side. मैं पहले एक्चुअली रिवीजन लेक्चर्स में यही बोलता था 29 पॉइंट्स है, तुम लोग रिवाइज कर लो टू रिस्पेक्ट द रिक्वेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ डिटेल रिवीजन। इसलिए मैं फटाफट आपको बताऊंगा। इनकम टैक्स के अंदर सरचार्ज, एजुकेशन सेस, वो सब आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा, लेकिन somehow they have not used the word पेनल्टी। मतलब इनकम टैक्स, इंटरेस्ट, सरचार्ज, HEC ये ऐड होगा मगर पेनल्टी ऐड नहीं होगा। डेफर्ड टैक्स अगर डेबिट किया, इफ इट इज डेबिटेड ऑब्वियसली, तभी आपने प्रॉफिट को कम किया, प्रॉफिट कम होएगा तो ऐड होएगा। डिविडेंड विल बी एडेड, एनीथिंग ट्रांसफर टू रिजर्व एक्सक्लूडिंग आपका वो शिपिंग वाला, प्रोविजन फॉर लॉसेस ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, प्रोविजन फॉर अनअसर्टेन्ड और कंटिंजेंट लायबिलिटी, एनी एक्सपेंडिचर फॉर एग्जाम्प्ट इनकम, क्योंकि एग्जाम्प्ट इनकम नीचे माइनस होती है तो उसका एक्सपेंडिचर भी आपका ऐड होगा। डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट, लेस साइड पे भी डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू पीएनएल, लेकिन एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन डेबिटेड। लेस साइड की बात हम लोग करेंगे। प्रोविजन इन डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ एनी एसेट, एक्सपेंडिचर फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एओपी विच इज एग्जाम्प्ट अंडर 86, क्योंकि नीचे इनकम माइनस होगी, यहाँ पे उसका एक्सपेंस माइनस हो रहा है। फॉरेन कंपनी को अगर कैपिटल गेन, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, कैपिटल गेन, इंटरेस्ट, रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, वह ये नंबरिंग थोड़ा सा चेंज है, ये 12 पॉइंट नहीं है, 11 पॉइंट है, और ये 12, 13, 14, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो फॉरेन कंपनी को अगर कैपिटल गेन, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, एफटीएस हुआ है विच इज टैक्सेबल एट अ रेट लोअर देन मैट का रेट, तो फिर वो इनकम माइनस हो जाएगी, तो उसका एक्सपेंडिचर यहां पे ऐड हो जाएगा। और ये आपके जो बिजनेस ट्रस्ट से रिलेटेड एडजस्टमेंट थे, दैट इफ देयर इज एनी नोशनल प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ एक्सचेंज और एट द टाइम ऑफ चेंज इन कैरिंग वैल्यू, वो नोशनल प्रॉफिट माइनस होगा तो नोशनल लॉस ऐड होगा। और जो एक्चुअल प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट वो यहां पे ऐड होता है। नोशनल लॉस वी विल रिमूव फ्रॉम बुक्स, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट वी विल ऐड। लाइकवाइज नोशनल प्रॉफिट भी माइनस एंड एक्चुअल लॉस भी माइनस, मींस जो भी नोशनल है उसको निकालने का, इनकम को माइनस करेंगे, लॉस को ऐड करेंगे, और जो भी एक्चुअल है उसको लाने का, इनकम को ऐड करेंगे और लॉस को माइनस करेंगे। एक्सपेंडिचर फॉर रॉयल्टी इनकम अंडर 115 BBF, क्योंकि वो भी आपकी इनकम नीचे माइनस हो रही है रॉयल्टी, तो उसका एक्सपेंस ऐड होगा। एंड अगर कोई एसेट बेच दिया तो उसका रिवैल्यूएशन रिजर्व को भी निकाल के पीएनएल में डालो, अगर नहीं डाला तो नॉट क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट, देन वी विल हैव टू टेक इट। इफ वी गो टू द लेस साइड, एनी इनकम विच इज एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10, तो एक्सपेंस ऐड हुआ ही है उसका। अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिजर्व एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन, क्योंकि रिवैल्यूएशन रिजर्व में अलग से पॉइंट आता है। मैक्सिमम टू द एक्सटेंट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन ड्यू टू रिवैल्यूएशन। लोअर ऑफ, इन दोनों में से विचएवर इज लोअर, ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस
और यूएडी विच एवर इज लोअर, लेकिन दो केसेस में हमको टोटल अमाउंट मिलता है. व्हाट आर द टू केसेस? या तो आपने इंसॉल्वेंसी अप्लाई किया एंड इट हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, या फिर आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सस्पेंड हुआ है एंड नया बीओडी अपॉइंट हुआ है, तो ये दोनों मिलेगा. अदरवाइज आपको विच एवर इज लोअर, एंड माइंड यू इट हैज टू बी एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट, एज पर इनकम टैक्स विल बी टेकन इन नॉर्मल प्रोविजंस. प्रॉफिट्स ऑफ अ सिक कंपनी ड्यूरिंग सिकनेस, उसमें मैट नहीं चाहिए. रेलेवेंट शिपिंग इनकम ऑफ टनेज टैक्स कंपनी नहीं चाहिए. डेप्रिसिएशन वही पीएनएल वाला, लेकिन एक्सक्लूडिंग एनी रिवैल्यूएशन, एंड रिवैल्यूएशन रिजर्व से रेस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन. इनकम टैक्स डेबिट हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो इनकम टैक्स रिफंड सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन खाली प्रिंसिपल होगा क्योंकि इंटरेस्ट इज टैक्सेबल, तो उसको सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे. डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ऐड होगा, तो डेफर्ड टैक्स एसेट माइनस होगा. शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एओपी एक्सपेंडिचर वाज एडेड, इनकम विल बी सब्ट्रैक्टेड. कैपिटल गेन इंटरेस्ट रॉयल्टी एफटीएस टैक्सेबल एट अ लोअर रेट देन 15%, इनकम माइनस होगा, इसलिए हमने इनका फॉरेन कंपनी का एक्सपेंस को ऐड किया. रॉयल्टी इनकम बीबीएफ वाली इनकम माइनस होगी, इसकी एक्सपेंडिचर ऐड हुई. एंड एज फार एज योर बिजनेस ट्रस्ट वाला पॉइंट्स आर कंसर्न, नोशनल गेन माइनस नोशनल लॉस ऐड हुआ था, एंड एक्चुअल लॉस माइनस, क्योंकि एक्चुअल गेन ऐड हुआ. एक्चुअल में गेन आएगा, लॉस निकल जाएगा, तो गेन ऐड लॉस माइनस, लेकिन नोशनल में गेन निकलेगा तो गेन माइनस लॉस ऐड. ओके. डेफर्ड टैक्स में एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जेके इंडस्ट्रीज का ओवर रूल हुआ था. दैट एसएससी बोला सर मैं डेफर्ड टैक्स ऐड नहीं करूंगा, सुप्रीम कोर्ट बोला देगा एक कान के नीचे. असेसिंग ऑफिसर को बोला, असेसी जीता कि दिस असेसी इज डूइंग डेफर्ड टैक्स का एडजस्टमेंट बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो वो ऐड नहीं होगा. और फिर हमने लॉ को अमेंड करके डेफर्ड टैक्स को अलग से पॉइंट, लेस साइड एंड एड साइड अलग से पॉइंट बना दिया. वेन एवर यू डू एनी अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व ऐड करने का, ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व लेस करने का. इफ एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर टू रिजर्व यू डिड नॉट ऐड, देन एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व यू विल नॉट सब्ट्रैक्ट. ये जो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस और यूएडी हम लोग लेते हैं, ये टोटल लेंगे, विच एवर इज लोअर में टोटल लेंगे, इंडिविजुअली लोअर नहीं लेंगे. हमको टोटल, क्योंकि एज पर बुक्स है तो कोई इंडिविजुअली ईयर वाइज डेटा हमारे पास नहीं रहेगा. टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड में से विच एवर इज लोअर वी विल हैव टू टेक. हम जो टैक्स कंपैरिजन करते हैं, वेदर इट इज नॉर्मल और मैट, विच एवर इज हायर, वी ऑलवेज कंपेयर एट द लास्ट अमाउंट, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे सरचार्ज नहीं है मगर यहाँ पे सरचार्ज है, बिकॉज नॉर्मल वाला सरचार्ज डिपेंड्स ऑन एंटिटी एंड मैट वाला सरचार्ज डिपेंड्स ऑन बुक प्रॉफिट. देन सिक कंपनी का मतलब इन्होंने बताया वेयर अक्यूमुलेटेड लॉसेस एक्सीड योर नेटवर्थ. यहां पे कोई भी चैप्टर 6 देख लो, 14 पॉइंट्स में कोई चैप्टर 6 नहीं है तो कोई नहीं मिलने वाला है. नेक्स्ट, इफ अ कंपनी हैज अडॉप्टेड इंड एस एडजस्टमेंट, तो फिर आपको ये एडजस्टमेंट और करना पड़ेगा. फर्स्ट दे हैव गिवन ओसीआई एडजस्टमेंट, एनीथिंग व्हिच इज क्रेडिटेड टू ओसीआई दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू पीएनएल अकाउंट, तो वो आपको ऐड करना है, और अगर डेबिटेड है तो फिर वो आपको लेस करना है. तो देखिए, ओसीआई में से जो जो रिक्लासिफाई होने वाला है उसको छोड़ो. सबसे पहले तो आपको वो 29 एडजस्टमेंट करना है, वो करने के बाद में दीज आर एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट. फिर ओसीआई में जाओ, जो भी रिक्लासिफाई होने वाला है इग्नोर, वो एक दिन आ जाएगा. जो रिक्लासिफाई नहीं होने वाला है तो क्रेडिट्स को ऐड करेंगे एंड डेबिट्स को लेस करेंगे. एंड देन ये आपका डीमर्जर के अंदर अगर कोई प्रॉफिट या लॉस दिखाया तो दैट यू हैव टू रिमूव फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि डीमर्जर के टाइम पे देयर कैन नॉट बी एनी प्रॉफिट और लॉस. और ये जो हम लोग ओसीआई के एडजस्टमेंट्स करते थे, इसमें इन्होंने बोल दिया दैट रिवैल्यूएशन सरप्लस या गेन और लॉस फ्रॉम इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ये अभी नहीं होगा, ये इन द ईयर ऑफ सेल इसका डिस्पोजल होगा. दैट मींस फर्स्ट ओसीआई में जाओ, फर्स्ट तो आप अपने 29 एडजस्टमेंट्स करते, पहले वो करना रहता है. देन कम टू ओसीआई, विल बी रिक्लासिफाइड इग्नोर, विल नॉट बी रिक्लासिफाइड में टू थिंग्स इग्नोर, रिवैल्यूएशन सरप्लस एंड गेन और लॉस फ्रॉम इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, एंड एवरीथिंग एल्स जो भी क्रेडिट्स है उसको ऐड करेंगे, जो भी डेबिट्स है उसको माइनस करेंगे. ओके. एंड देन डीमर्जर का कभी वो लोग पूछते नहीं है. प्लस आपका जो ट्रांजिशन अमाउंट है, ट्रांजिशन अमाउंट वो 1/5 से एडजस्ट होगा. ट्रांजिशन अमाउंट अगर क्रेडिट है तो 1/5 वी विल ऐड, एंड डेबिट है तो 1/5 वी विल माइनस. दिस हैपेंस ऑन द ट्रांजिशन ईयर प्लस 4 ईयर्स, टोटल 5 साल में 5 इंस्टॉलमेंट में 1/5 करके. अगर क्रेडिट है तो ऐड करते, डेबिट है तो लेस करते. लेकिन ट्रांजिशन अमाउंट के कैलकुलेशन के अंदर पहली बात तो कैपिटल रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम को परमानेंटली एक्सक्लूड किया है. एंड ये जो बाकी की 6 चीजें, रिवैल्यूएशन सरप्लस, गेन और लॉस फ्रॉम इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, अगर आपके फॉरेन सब्सिडरी है तो, अगर आपके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रिकॉग्नाइज है फेयर वैल्यू है तो, ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन ऑपरेशन से है तो, ये जिस साल भी एक्चुअल प्रॉफिट होएगा उस साल आएगा. दीज 6 थिंग्स विल कम इन फ्यूचर. सो कैपिटल रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम विल नेवर कम, उसको भी माइनस करो, एंड दीज विल कम इन फ्यूचर ईयर. सो करंटली ये दोनों माइनस होगा. 8 थिंग्स में से कुछ भी है तो माइनस, वो माइनस करके जो बचेगा 1/5 या तो ऐड होगा या लेस होगा. वी हैव सम सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. यहाँ पे बुक प्रॉफिट विल कवर ऑल हेड्स ऑफ इनकम, खाली पीजीबीपी नहीं रहेगा. ईयर बुक प्रॉफिट विल कवर ऑल हेड्स ऑफ
इनकम। अपोलो टायर्स में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इफ यू हैव नॉट फॉलोड कंपनी लॉ, या ऑडिट नहीं हुआ है, या शेयर होल्डर को नहीं सबमिट किया, आरओसी को नहीं सबमिट किया, तो फिर एओ आपका प्रॉफिट का फिगर चेंज कर सकता है। अदरवाइज इफ यू कंप्लाइड विद कंपनी लॉ, ऑडिटेड, लेड डाउन इन एजीएम एंड गिवन टू आरओसी, then assessing officer does not have power to question your profit figure। सीए का रिपोर्ट लगेगा, वापस ये अमेंडमेंट ऑन और बिफोर द 44 AB ड्यू डेट, पहले वो ऑन और बिफोर द रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट था। अगर आपका कोई भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है तो आपको लेना कंपलसरी है, नॉर्मल प्रोविजंस विल बी अनअफेक्टेड, दैट वाज हेल्ड इन ये तो इसका था एडवांस टैक्स का। एडवांस टैक्स हैज टू बी पेड ऑन व्हिचएवर इज हायर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस। पॉइंट नंबर 12 दैट्स कर्नाटका स्मॉल स्केल। रोल्टा इंडिया क्या था? नॉर्मल टैक्स और मैट व्हिचएवर इज हायर इज योर लायबिलिटी, आपको एडवांस टैक्स भी व्हिचएवर इज हायर के हिसाब से पे करना है। इफ देयर इज एनी प्रोविजन फॉर सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड, मतलब एनी कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, भले आपका एक्चुअल लायबिलिटी कुछ भी आ रहा है, ब्रॉड फॉरवर्ड का सेट ऑफ लेना कंपलसरी। एंड मैट क्रेडिट जो 15 साल तक आप ले सकते हो, वेन एवर मैट इज हायर मैट क्रेडिट अक्रू होगा, और जब फ्यूचर में नॉर्मल हायर बनेगा तो आप उसके सामने मैट क्रेडिट यूटिलाइज कर सकते हो अप टू मैक्सिमम टू ब्रिंगिंग योर लायबिलिटी अप टू योर मैट। और इसीलिए जो 115 BAA की स्पेशली कंपनीज थी, सीबीडीटी ने निकाल के बोला सर्कुलर कि तुम्हारा पहले मैट क्रेडिट यूटिलाइज कर लो, क्योंकि एक बार न्यू रेजिम में चले गए तो फिर वो मैट क्रेडिट लैप्स हो जाएगा। ओके, एंड whenever MAT is higher credit accrue होगा, whenever normal will become higher credit will be utilized। that was your chapter। and ये जो एक ये था foreign tax credit, this is one numerical example जो क्लास के अंदर भी एक्सप्लेन किया गया है, that whenever your MAT credit is increasing due to difference in foreign tax credit, increase in MAT credit due to difference in foreign tax credit, तो excess will be lapse। जैसे यहाँ पे आपका MAT credit इतना डिफरेंस आ रहा था, लेकिन जब आपने DTAA का जो बेनिफिट लिया उसके बाद में आपकी लायबिलिटीज चेंज हो गई तो वो डिफरेंस बढ़ गया, तो जो आपको मैट क्रेडिट मिलेगा वो यहाँ का ही मिलेगा, यहाँ का जो एक्सेस है वो वाला मैट क्रेडिट नहीं मिलेगा। दैट एक्सेस मैट क्रेडिट ड्यू टू डिफरेंस इन फॉरेन टैक्स क्रेडिट शुड लैप्स। दिस एग्जांपल आई क्रिएटेड आफ्टर वर्किंग हार्ड फॉर 4-5 years, 4-5 years नहीं 4-5 hours व्हेन दिस केम सम years ago, 3-4 years ago। AY 18-19 में जब ये आया था तभी मैंने 4 घंटा बैठ के ये एग्जाम्पल बनाया था। तो आप जैसे ही इसको टेक्स्ट बुक में से रीड करोगे आपको पता चल जाएगा व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैट क्रेडिट। ओके, सो दैट वाज योर चैप्टर कॉल्ड मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। एंड इफ वी अंडरस्टैंड मैट देन AMT बीइंग अ वेरी वेरी स्मॉल चैप्टर, ऑल ये 115 JC में, वो J भी था, ये JC है, दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल असेसीज अदर देन कंपनी। बट नाउ इफ यू गो इन न्यू रेजिम तो AMT नॉट एप्लीकेबल। तो कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी को कैसे मैट नॉट एप्लीकेबल था BAA BAB, वैसे ही इंडिविजुअल HUF एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर इसमें चली गई तो AMT नॉट एप्लीकेबल। आपको करना है नॉर्मल इनकम टैक्स पेएबल विद सरचार्ज एंड HEC, जो हमारे नॉर्मल रेट्स ओल्ड रेजिम, ऑब्वियसली न्यू रेजिम वाले को तो करना ही नहीं है, AMT नॉट एप्लीकेबल। और एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5% प्लस SC प्लस HEC विल बी योर अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। यहाँ पे भी IFSC में 9% जैसे मैट में था, मतलब मैट का रेट 18.5 का 15 कर दिया, IFSC में 18.5 ही रखा है, सॉरी माय बैड, मैट का रेट 18.5 से 15 कर दिया, AMT का रेट 18.5 ही रखा है, दो IFSC में दोनों के लिए इट इज 9%, IFSC में दोनों के लिए इट विल बी 9%। सो यू हैव टू ऐड SC HEC इन नॉर्मल, ऐड SC HEC इन AMT नॉर्मल, और AMT जैसे वहां पे भी होता है whichever is higher is going to be your liability। तो आपको NTTI has to be calculated as per normal income tax provisions, normal tax, normal rates, and AMT will be calculated on adjusted total income, जो मैं अभी आपको कराने वाला हूं। बट बिफोर दैट सबसे पहले लेट्स बी क्लियर, दिस चैप्टर इज एप्लीकेबल टू ऑल असेसीज अदर देन कंपनी, मतलब इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, सबको नॉर्मल इनकम, नॉर्मल टैक्स, एडजस्टेड टोटल इनकम, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, नॉर्मल टैक्स और AMT विचएवर इज हायर। कंपनी को नहीं लगेगा, न्यू टैक्सेशन रेजिम में चले गए तो नहीं लगेगा। एवरीबडी एल्स नॉर्मल इनकम, नॉर्मल टैक्स, एडजस्टेड टोटल इनकम, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, विचएवर इज हायर। नॉर्मल इनकम अगेन वॉल्यूम 3, नॉर्मल टैक्स की रेट्स इंट्रोडक्शन के चैप्टर में देख लिया, फॉर्म के चैप्टर में देख लिया। एडजस्टेड टोटल इनकम का कैलकुलेशन वी विल डू हियर, और इसके ऊपर 18.5% सरचार्ज की रेट्स वही, सो इंडिविजुअल के लिए 10, 15, 25, 37, फर्म के लिए, LLP के लिए 12%, जो रेट वहां पर है वही रेट यहां पर है, बट डिफरेंस इज this surcharge will depend on your amount of adjusted total income, that surcharge was dependent on amount of normal income NTTI के ऊपर, ये adjusted total income के, जैसे मैट में भी कैसे बुक प्रॉफिट के अंदर सरचार्ज बुक प्रॉफिट को देख के लगाते थे,
Same thing. Now how to calculate adjusted total income? Start with your NTTI as per income tax provisions. बुक प्रॉफिट के अंदर नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल होता है, यहां पर आपको एनटीटीआई लेना है और तीन चीज को ऐड करना। तीन चीज, अगर आपने कोई भी इनकम रिलेटेड चैप्टर 6 से डिडक्शन लिया, इनकम रिलेटेड लाइक आईएसी, आईबी एंड ऑल दैट, एटीपी ऐड नहीं होगा। अगर आपने कोई एसी सेड का डिडक्शन लिया है, आपने 35 एडी का डिडक्शन नेट ऑफ द डेप्रिसिएशन फॉरगॉन, 35 एडी नेट ऑफ द डेप्रिसिएशन फॉरगॉन, these three things you have to add back, हो गया, तीन ही स्टेप है, finished. That's your adjusted total income. इसका 18.5% is your AMT, compare with normal tax whichever is higher. यहाँ पे भी CA का रिपोर्ट ऑन और बिफोर योर 44 AB ड्यू डेट नॉट एप्लीकेबल में दो तो देख लिया, कंपनी है, न्यू टैक्सेशन रेजिम है। उसके अलावा इफ यू हैव नॉट टेकन ओनली एनी ऑफ दिस डिडक्शंस 10AA 35 AD या इनकम रिलेटेड चैप्टर 6 है, तो आपका एनटीटीआई और एटीआई सेम रहेगा, तो AMT नॉट एप्लीकेबल। Individual HUF, AOPB or AJP if your adjusted total income does not exceed 20 लाख रुपीस, अगर आपका 20 लाख तक का एडजस्टेड टोटल इनकम एंटिटी है, और ये खाली इनके लिए, फॉर्म एलएलपी को हमेशा आएगा। ओके, एएमटी क्रेडिट का कॉन्सेप्ट एब्सोल्युटली सेम है, मैट क्रेडिट 15 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड, एएमटी हायर होगा तो अक्रू होगा, फ्यूचर में नॉर्मल हायर होगा तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। एब्सोल्युटली सेम कॉन्सेप्ट, एब्सोल्युटली सेम कॉन्सेप्ट। आर वी ऑल क्लियर ऑन दिस? So that was your alternate minimum tax, and with this we finish our first 16 chapters. Today we did firms, charitable trust, political party, electoral trust, MAT and AMT। और मेरी जो टेक्स्ट बुक आप सबके पास बाय नाउ पहुंच गई है, उसमें वॉल्यूम 1 के जो 16 चैप्टर है वो यहाँ पर खत्म हो। वॉल्यूम 1 इज ओवर इन 3 लेक्चर्स वी हैव फिनिश्ड वॉल्यूम 1। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अंडर 10 लेक्चर्स, एक सवा घंटे के आसपास रख रहा हूँ, अंडर 10 लेक्चर्स, 8-9 लेक्चर्स के अंदर आपका रिवीजन कम अमेंडमेंट्स खत्म हो जाए तो मजा आ जाएगा। एंड फिर और मजे के लिए तो एमसीक्यू बहुत जल्दी आने वाला है। टेक्स्ट बुक्स ऑफ एमसीक्यू रेडी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पहुंच गई है। एमसीक्यू का सीजन आने के बाद में मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दैट प्लीज डोंट मैसेज एडमिन टीम और माय पर्सनल नंबर। हमने पैंडेमिक के टाइम पे सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड किया था, बट वी एज पर पॉलिसी डू नॉट प्रोवाइड any soft copy to anyone, so hard copy is mandatory, and if you otherwise आपको नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, मेरे यहाँ से स्क्रॉल करते जाऊंगा, टैब में आपको क्वेश्चन और वो सब डिस्कशन सब होने वाला है। लेकिन अगर आपको बुक चाहिए तो यू विल हैव टू टेक हार्ड कॉपी। काइंडली डू नॉट क्रिएट एम्बेरेसिंग सिचुएशंस बाय अगेन एंड अगेन रिक्वेस्टिंग फॉर पीडीएफ। आई डोंट लाइक दिस कि बार बार एक बार बोल दिया दैट पीडीएफ नहीं मिलेगा, देन यू शुड नॉट बी इट, यू नो, अच्छा नहीं लगता बार बार ना बोलने के लिए। ऑलराइट, सो हम्बल रिक्वेस्ट दैट अगर आपको एमसीक्यू लेक्चर्स में इंटरेस्ट है तो आप इन द मीन टाइम आपकी बुक अरेंज करके रखिए। ऑलराइट, तो आज के एपिसोड नंबर 3 को यहाँ पर एंड करेंगे। हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।